हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम सी सत्यरंजन स्वामी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा था उसका जो भी नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। इसमें हम रिफंड चैप्टर से शुरू करेंगे एंड इसमें ट्राई करेंगे 2-3 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये रिफंड चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता रहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता रहता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एंड ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए हम 3 चैप्टर ट्राई करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और एक बात है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे या आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है। एंड नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो चलो बिना कोई देरी से शुरू कर देते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 है एंड ये रिफंड चैप्टर हम पहुंच गए हैं 517 पेज में, ठीक है। अभी और बहुत कम पेजेस बाकी है जिसको हम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विथ रेफरेंस टू दी सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 3 मेंशन द केसेस वेयर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी अलाउड। तो आप कुछ सिचुएशन बताइए जहाँ पे रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी जो कि एक्युमुलेटेड आईटीसी है तो वो कब मिल जाएगा। तो 2 सिचुएशन है। पहला है जब आप जीरो रेटेड सप्लाई करोगे, ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई अगर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगर करोगे, एंड दूसरा है जो भी एक्युमुलेटेड आईटीसी ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे मिल जाएगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कब होता है, जब इनपुट का रेट अगर ज़्यादा होगा आउटपुट का रेट से, तो वहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो पहला सिचुएशन है जीरो रेटेड सप्लाई, दूसरा है एक्युमुलेटेड आईटीसी ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपको अनयूटिलाइज आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई कब बनेगा, अगर एसीजेड डेवलपर या एसीजेड यूनिट या एक्सपोर्ट अगर करेगा तो वहाँ पे वो बन जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। बट यहाँ पे 2 सिचुएशन में रिफंड नहीं मिलेगा जीरो रेटेड सप्लाई के सिचुएशन में। पहला है अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, सब्जेक्ट टू अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगता है तो वहाँ पे नहीं मिलेगा रिफंड। एंड दूसरा अगर यहाँ पे जो सप्लायर अगर वो ड्रॉबैक अवेल कर देता है, ठीक है, या अगर वो क्लेम कर देता है रिफंड, ठीक है, तो वहाँ पे रेसिपेंट को नहीं मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे रेसिपेंट को नहीं मिलेगा अगर सप्लायर यहाँ पे ड्रॉबैक या अगर यहाँ पे क्लेम कर रहा है रिफंड, तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। नॉर्मली जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर मिल जाता है। उसके बाद है वयर द क्रेडिट हैज अकुमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स, जो कि इनपुट का रेट अगर ज़्यादा होगा आउटपुट रेट से, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, एंड वहाँ पे मिल जाएगा ऑन यूटिलाइज आईटीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे कुछ फ्यू केसेस बताइए जहाँ पे रिफंडेबल अमाउंट एप्लीकेंट को मिल जाएगा एंड वो नहीं जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा, ठीक है। मेनली कंज्यूमर वेलफेयर फंड को जाता है, बट कुछ सिचुएशन में किसको मिल जाएगा, एप्लीकेंट को। तो सिचुएशन क्या है, 6 सिचुएशन है। पहला है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। दूसरा है अगर आप जो भी अकुमुलेटेड आईटीसी ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर जो भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। तीसरा है अगर आप कोई भी टैक्सेस पेमेंट किए हैं बट उसके लिए आप सप्लाई ही नहीं किए हैं या पार्शियली किए हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड को नहीं जाएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन को इंटरेस्टेड मानकर टैक्स दिए थे बट बाद में पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड है, या पहले इंटरेस्टेड सोचे थे बट बाद में पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड है। एंड पांचवा सिचुएशन है कि अगर आप इंश्योरेंस अगर ट्रांसफर नहीं किए हैं, ठीक है, अगर इंश्योरेंस अगर आप शिफ्ट नहीं किए हैं, बर्डन अगर शिफ्ट नहीं किए हैं तो आपको मिलेगा। एंड अलग जो भी सिचुएशन जो भी प्रिस्क्राइब होगा तो यहाँ पे वो कवर हो जाएगा, 6 सिचुएशन ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाइए। क्या दिया है, वाई लिमिटेड वो एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विसेज, वैल्यू कितना है, $1 लाख है, यूएस डॉलर। एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाज कंप्लीटेड कब हो रहा है, सप्लाई कब कंप्लीट हो रहा है, 15 जनवरी में वो कंप्लीट हो रहा है। पेमेंट फॉर द सर्विसेज रिसीव कब हो रहा है, 28 फरवरी में पेमेंट रिसीव हो रहा है। रिफंड क्लेम कब फाइल कर रहा है वाई लिमिटेड, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के लिए रिफंड क्लेम कर रहा है 6 लाख का, वो 31 मार्च में वो रिफंड क्लेम कर रहा है। उसके बाद रिफंड क्लेम वाज सैंक्शन कब हो रहा है, 30 जून। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिफंड कितना मिलेगा इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, एंड व्हाट इज द रिलेवेंट डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली अगर रिफंड अगर 60 डेज के अंदर जब वो एप्लीकेशन देगा तो वहाँ पे 60 डेज के अंदर अगर वो नहीं मिलता है रिफंड ऑर्डर अगर सैंक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा 6%, ठीक है। जब वो एप्लीकेशन देता है उसका 60 डेज के अंदर वहाँ पे रिफंड ऑर्डर पास होना चाहिए। तो यहाँ पे वो अप्लाई किया है 31 मार्च है, तो इससे 6 मंथ देखेंगे, 6 मंथ नहीं 60 डेज है, तो वो आ जाएगा आपका जून 30 तक आ जाएगा, ठीक है, जून 30 तक आ जाएगा। जून 30 नहीं है, मे 30 तक आ जाएगा, मे 30 तक आ जाएगा। एंड यहाँ पे वो जून 30 में मेनली ऑर्डर पास हुआ है, तो यहाँ पे मिल जाएगा इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंड इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाएगा, जब 60 डेज एक्सपायरी होगा उस पीरियड से टिल द डेट ऑफ जब रिफंड ऑर्डर सैंक्शन होता है 6% करके इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ड्यू डेट क्या रहेगा, रिलेवेंट डेट क्या रहेगा, तो अगर सप्लाई अगर पहले हो जाता है, ठीक है, सप्लाई अगर पहले हो जाता है पेमेंट अगर बाद में होगा, मीन्स अगर सप्लाई पहले हो जाता है पेमेंट बाद में होगा, तो वहाँ पे रिलेवेंट डेट होगा जिस दिन एक्चुअली वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे रिलेवेंट डेट क्वेश्चन में पूछा है, तो रिलेवेंट डेट है 28 फरवरी है, एंड यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा 6% करके, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 60 डेज टिल द डेट ऑफ रिफंड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि यहाँ पे
इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर सैंक्शनिंग रिफंड, तो यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट है सैंक्शन करने के लिए रिफंड? ऑब्वियसली टाइम लिमिट है, यस, रिफंड सैंक्शन हो जाएगा 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वहाँ पे जब 60 डेज एक्सपायरी होगा तो वहाँ पे 6% इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। बट अगर प्रोविजनल रिफंड मिलता है 90% इन केस ऑफ कौन सा है, जीरो रेटेड सप्लाई के सिचुएशन में, तो वहाँ पे जिस दिन एक्नॉलेजमेंट आएगा, ठीक है, जिस दिन एक्नॉलेजमेंट आएगा उसका 7 डेज के अंदर उसको रिफंड देना पड़ेगा। नॉर्मली 60 डेज, बट अगर प्रोविजनल जब रिफंड देते हैं 90% जीरो रेटेड सप्लाई के सिचुएशन में, तो वहाँ पे जिस दिन एक्नॉलेजमेंट आएगा तो वहाँ पे 7 डेज के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, रिफंड मिल जाएगा उसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिफंड ऑफ अमाउंट ऑफ एडवांस डिपॉजिटेड बाय द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो यहाँ पे आप डिस्कस करिए कि जो भी प्रोविजन जब एडवांस डिपॉजिट करता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जब आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो वहाँ पे जो एडवांस डिपॉजिट करता है तो वो रिफंड मिल जाएगा अगर कुछ बैलेंस रहता है आफ्टर एडजस्टिंग दी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, एंड उसको सब कुछ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अप टू दी डेट ऑफ जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो भी डेट है तो उस पीरियड तक सब कुछ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, एंड सब कुछ एडजस्ट होने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा रिफंड, ठीक है, रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यहाँ पे इन केस ऑफ रिफंड अंडर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेदर BRC FIRC नेसेसरी है क्या ग्रांटिंग ऑफ रिफंड के लिए। तो जो BRC एंड FIRC ये मेनली जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा तो वहाँ पे ये चाहिए, ये गुड्स के टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के टाइम चाहिए, गुड्स के टाइम नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन ए डेफिशिएंसी मेमो इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए रिफंड क्लेम मेड अंडर सेक्शन नंबर 54। तो यहाँ पे रिफंड जब क्लेम करेगा तो वहाँ पे कब डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है, तो जब रिफंड एप्लीकेशन में अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगा तो उसके लिए एक डेफिशिएंसी मेमो इशू होगा, ठीक है, उसके लिए एक डेफिशिएंसी मेमो इशू होगा। मेनली वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर वो मेनली कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी मेमो इशू करता है प्रॉपर ऑफिसर तो वहाँ पे जो भी एप्लीकेंट को रेक्टिफाई करने के बाद एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो वाला एप्लीकेशन नहीं चलेगा, उसको एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेनली कम्युनिकेशन है प्रेस्क्राइब फॉर्म में जिसको बोलते हैं डेफिशिएंसी मेमो। अगर डेफिशिएंसी मेमो इशू होता है तो वहाँ पे जो भी क्लेमेंट है उसको एक फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्टेट द एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाइए नेक्स्ट पेज को, और क्या है, क्या क्या क्वेश्चन सब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि यहाँ पे DF लिमिटेड वो एक्सपोर्ट्स गुड्स 50 लाख का वो एक्सपोर्ट कर रहा है एंड रिसीव कर रहा है रिफंड ऑफ IGST जो कि है 9 लाख का, वो रिफंड रिसीव कर रहा है 16 अगस्त को। ही कुड रियलाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 25 लाख। तो यहाँ पे टोटल 50 लाख के ऊपर ये मेनली यहाँ पे IGST रिफंड क्लेम कर दिया था, 9 लाख क्लेम कर दिया था, ठीक है, IGST का रिफंड क्लेम कर दिया था। बट यहाँ पे ये ओनली रियलाइज कर रहा है 25 लाख रियलाइज कर रहा है, ठीक है, बट डिड नॉट रियलाइज द बैलेंस जो भी 25 लाख वो रियलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट जो कि 9 मंथ के अंदर वो रिसीव नहीं कर रहा है। एंड जो भी एक्सटेंशन ऑफ RBI देख के बाद वो भी 9 मंथ के अंदर वो यहाँ पे देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स एज रिगार्ड्स क्वालिटी टाइम ऑफ सप्लाई एंड फुलफिलमेंट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है कि हाँ लेट हो जाएगा रियलाइजेशन। तो यहाँ पे रियलाइजेशन का लेट होने का कोई भी रीजन नहीं है। तो यहाँ पे ओनली वो 25 लाख यहाँ पे रियलाइज किया है, ठीक है। उसके बाद ही वांट्स टू इन्फॉर्म you to inform him to the consequences under GST law इन केस ऑफ RBI डज नॉट गिव एनी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस अगर RBI कोई भी एक्सटेंशन नहीं देता है। तो मेनली अगर RBI एक्सटेंशन दे देगा, अगर वो माफ कर देगा तो वहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा या इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर RBI यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं देता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि RBI यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं देगा, तो वहाँ पे जो भी 25 लाख ये यहाँ पे रियलाइज किया है, बैलेंस जो भी 25 लाख है उसके ऊपर जो भी टैक्सेस है, तो 25 लाख के ऊपर अगर देखेंगे आपका टोटल 50 लाख के ऊपर 9 लाख है, तो 25 लाख के ऊपर अगर देखें 4.5 लाख है, ये 4.5 लाख का जो भी IGST का उसको देना पड़ेगा, ठीक है, IGST का जो भी टैक्सेस उसको पेमेंट करना पड़ेगा जो ITC है, प्लस उसको इंटरेस्ट लग जाएगा 18% एंड ये सब कुछ 30 डेज के अंदर उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर RBI माफ कर देता है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर माफ नहीं करता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि माफ नहीं किया है, तो वहाँ पे जो भी 4.5 लाख है 25 लाख के ऊपर वैल्यू के ऊपर, तो उसको देना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है, विद 30 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट जो भी होगा तो वहाँ पे 30 डेज के अंदर उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो वहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स लग जाएगा, ठीक है, अगर फेलुअर होगा तो वहाँ पे रिकवरी प्रोसीडिंग्स लग जाएगा एंड पेनल्टी भी लग जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि यहाँ पे लिस्ट एनी 4 एक्सेप्शन व्हेन थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ना जाकर वो चला जाएगा एप्लीकेंट के पास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि यहाँ पे देवा लिमिटेड एक्सपोर्टेड, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ये सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 या 3 के साथ सेम है, पूरा सेम है, सब कुछ डेट भी सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड वो सप्लाई कर रहा है वेरियस गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट
एंड इट इज एंगेज इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग गुड्स में वो एंगेज है, ठीक है। उसके बाद कंपनी इज रजिस्टर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका में वो जीएसटी में रजिस्टर हुआ है। कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मीन्स अंडर द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में वो मेनली एक्सपोर्ट कर रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, तो यहाँ पे कंपनी फॉलोइंग डिटेल्स दे दिया है फॉर द टैक्स पीरियड के लिए। तो यहाँ पे पूछा क्या है देख लेते हैं, वही रिफंड का अमाउंट पूछा होगा और क्या पूछा होगा। तो यहाँ पे डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल टू कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फॉर द गिवन टैक्स पीरियड, कितना रिफंड मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारे लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पॉइंट आई में दिया है कि एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट है टू यूके $10,000 का है एंड एसेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम्स इन इंडियन रुपीज़ में एसेसेबल वैल्यू कितना है, एसेसेबल वैल्यू है जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविड ऑन ए एट द टाइम ऑफ, तो यहाँ पे एसेसेबल वैल्यू है 7 लाख इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। एंड उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी हुआ है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। फर्दर वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर 6 लाख है। तो यहाँ पे मेनली एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर एक बार लग जाता है तो उसको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रिफंड का अमाउंट हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी रिफंड यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी हो जाता है। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवी नहीं होगा तो वहाँ पे मिल जाएगा रिफंड। उसके बाद है डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स रेट है 5% टैक्स रेट है, एक्सक्लूडिंग टैक्स रेट है मीन्स आउटवर्ड रेट है। एंड इनपुट्स यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स टोटल 10 लाख का है एंड इनपुट यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड इनपुट का रेट है 18%। तो यहाँ पे आपका एराइज होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केसेस, क्योंकि आउटपुट टैक्स रेट है 5% एंड इनवर्ट टैक्स रेट है 18%। तो यहाँ पे जो भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केसेस एराइज हो रहा है एंड ये नोटिफाइड नहीं हुआ है प्रोडक्ट जो कि जिसके ऊपर रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। नोटिफाई नहीं हुआ है, मेनली 2 सिचुएशन में रिफंड नहीं मिलता है, एक है मर्चेंट एक्सपोर्ट है एंड दूसरा है आपका डीम्ड एक्सपोर्ट जो कि आता है रोल नंबर 89 क्लॉज 4 है 4B में आता है, जिसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आईटीसी मिलेगा, इसका अमाउंट हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे बट एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आईटीसी मिलेगा। उसका सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एक्सक्लूडिंग टैक्स 18% आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय द रेसिपिएंट। तो यहाँ पे आईटीसी अगर रेसिपिएंट क्लेम कर देता है तो वहाँ पे कोई भी सप्लायर को नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे मिलेगा रिफंड, अमाउंट हम कैलकुलेशन करेंगे एंड थर्ड सिचुएशन में नहीं मिलेगा, फर्स्ट सिचुएशन में नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर, तो यहाँ 5 लाख है, तो यहाँ पे 6 लाख वैल्यू है एंड डोमेस्टिकल गुड्स है 5 लाख, तो यहाँ पे भी मिलेगा। तो पहले हम पॉइंट 2 के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद पॉइंट 4 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आईटीसी दे दिया है एबव टैक्स पीरियड के लिए, तो यहाँ पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट दे दिया है। तो इनपुट ये आ जाएगा 3,50,000 एंड कैपिटल गुड्स के ऊपर तो नहीं मिलेगा एंड यहाँ का इनपुट सर्विसेज जिसमें से 18,000 है आउटडोर कैटरिंग के लिए, तो यहाँ पे आपका ये ओनली जाएगा नेट आईटीसी में, ये जाएगा नेट आईटीसी में, ये जाएगा एंड आपका जो टोटल आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज तो उसमें ये जाएगा प्लस ये जाएगा, बट इसमें से हम 18,000 लेस कर देंगे, ठीक है। 18,000 लेस कर देंगे क्योंकि आपका 18,000 के ऊपर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे बचता है कितना 3,50,000 एंड यहाँ पे 2 लाख से माइनस 18,000, तो यहाँ पे आ रहा है 1,82,000, ठीक है। एंड इसके साथ इसको मिलाएंगे 3,50,000 को मिलाएंगे, तो टोटल यहाँ पे टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के ऊपर यह आ जाता है 5,32,000, ठीक है। 5,32,000, तो यहाँ पे नेट आईटीसी है आपका 3,50,000 एंड आपका 5,32,000 आ रहा है टोटल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के ऊपर आईटीसी, ठीक है। तो हमको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला हमको यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के सिचुएशन में रिफंड के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, तो फॉर्मूला में पहला आएगा नेट आईटीसी, ठीक है। नेट आईटीसी आएगा, एक बार लिख रहे हैं उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे। ऊपर रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आईडीटी, ठीक है, हम पढ़ाते हैं आईडीटी, तो आईडीटी वाला टर्नओवर एंड नीचे रहेगा टोटल एडजस्टेड टर्नओवर, ठीक है। टोटल टर्नओवर नीचे रहेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट एक खत्म कर लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में रखते हैं एंड यहाँ पे रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी टैक्स है, ठीक है। टैक्स ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला आईटीसी, ठीक है। एंड यहाँ पे रहेगा टोटल आईटीसी, टोटल आईटीसी जो कि हम कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पे आपका 5,32,000 एंड यहाँ पे रहेगा नेट आईटीसी, ठीक है। नेट आईटीसी रहेगा, ठीक है। तो हमारे लिए ये वाला कैलकुलेशन हो गया है, ये वाला कैलकुलेशन हो गया है, ये वाला कैलकुलेशन हो गया एंड बाकी ये तीनों बचा है, ठीक है। ये पॉइंट 2 के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आईडीटी टर्नओवर कितना है, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर यही वाला लेंगे, 10 लाख लेंगे, तो ये वाला भी हो गया। उसमें टोटल टर्नओवर क्या लेंगे, तो टोटल मिला देंगे 7 लाख 10 लाख 17 लाख प्लस 5 लाख 22 लाख एंड ये यहाँ पे 6 लाख, तो टोटल 28 लाख। तो यहाँ पे टोटल एडजस्टेड टर्नओवर हो गया है एंड और एक बचा है जो कि टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी टैक्स पेबल मीन्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देखेंगे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर कितना है, ये है 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर हम टैक्स कितना पेड करेंगे, जो कि 5% करके आउटपुट टैक्स, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5%, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000, तो यहाँ पे 50,000 आ जाता है। तो सब हमारे पास आ गया है, तो अभी चलो सब कुछ पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा नेट आईटीसी होगा 3,50,000 जो कि हम
नेक्स्ट पेज में कैलकुलेशन कर चुके हैं एंड यहाँ पे आईडीटी वाला टर्नओवर रहेगा 10 लाख एंड नीचे रहेगा 28 लाख जो कि रहेगा टोटल टर्नओवर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा टोटल आईटीसी है जो कि टैक्स ऑन आईडीटी वाला ये 50,000 है, ये वाला यहाँ पे हम लिखते हैं एंड नीचे रहेगा टोटल आईटीसी है जो कि 5,32,000 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा नेट आईटीसी जो कि 3,50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे 3,50,000 10 डिवाइडेड बाई 28 तो यहाँ पे आ रहा है 1,25,000 1,25,000 एंड यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है 50,000 डिवाइडेड बाई 5,32,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3,50,000 तो यहाँ पे आ रहा है 32,895 तो यहाँ पे कितना रहेगा 1,25,000 तो यहाँ पे बचेगा 92,105 तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 92,105 है, ठीक है। ये आपका हो गया है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला है, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस पेज में कैलकुलेशन कर चुके हैं। अभी ये कैलकुलेशन करेंगे, ये जो जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। तो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला रहेगा नेट आईटीसी जो कि यहाँ पे नेट आईटीसी यहाँ पे होगा 5,32,000 है, ठीक है। ऊपर रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई वाला है, जीरो रेटेड सप्लाई है और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दोनों आएगा एंड नीचे रहेगा टोटल टर्नओवर है, ठीक है, टोटल टर्नओवर है। तो यहाँ पे नेट आईटीसी जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे 5,32,000 लेंगे, ठीक है, 5,32,000 लेंगे एंड यहाँ पे जो जीरो रेटेड सप्लाई क्या लेंगे, तो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए हम दो चीज़ को कंपेयर करेंगे। पहला तो जो भी एक्चुअल सप्लाई हुआ है एंड दूसरा यहाँ पे हम लेंगे जो भी डोमेस्टिकल सप्लाई जो भी गुड्स, ठीक है, डोमेस्टिकल सप्लाई जो भी गुड्स है उसका 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके साथ उसका 1.5 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7,50,000 और एक्चुअल जो भी सेल वैल्यू है, एक्चुअल सेल वैल्यू है यहाँ पे 6 लाख और 7,50,000 व्हिच एवर इज लोअर, तो लोअर ये वाला 6 लाख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 6 लाख लेंगे एंड टोटल टर्नओवर हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन कर चुके हैं 28 लाख। तो यहाँ पे कितना आएगा 5,32,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 डिवाइड हो जाएगा 28 लाख तो यहाँ पे आ रहा है 1,14,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं 1,14,000 एंड प्रीवियस पेज में है 92,105 तो टोटल यहाँ पे आ रहा है, इसको सब इरेज कर देते हैं तो यहाँ पे टोटल आ रहा है आपका 2,06,105, ठीक है। तो ये है रिफंड का अमाउंट है, ये वाला हमारा आंसर भी यहाँ पे मैच हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस चाहिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन के ऊपर आपका कब्जा नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। हमारा स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाता है, इतना बार प्रैक्टिस करते हैं क्लास में। हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एग्जाम्पल क्वेश्चन कराते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंट पूरा ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स एक रजिस्टर सप्लायर है हरियाणा में है एंड वो एंगेज है इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट। तो यहाँ पे वो टैक्सेबल गुड्स में एंगेज है विद इन द स्टेट। गिवन बिलो आर डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर दे दिया है गिवन बिलो एंड एप्लीकेबल जीएसटी रेट फॉर द फाइनल प्रोडक्ट दे दिया है, एप्लीकेबल जीएसटी रेट भी दे दिया है बाय सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स। फाइनल प्रोडक्ट जो भी वो मेनली किस में हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है एंड रेट भी दे दिया है एंड आईटीसी कितना अवेल है वो भी दे दिया है जो कि यूज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच फाइनल प्रोडक्ट, मीन्स इसके बारे में सब कुछ दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। तो प्रोडक्ट ए बी सी 3 प्रोडक्ट है एंड यहाँ पे टर्नओवर दे दिया है। टर्नओवर यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, तो ए के लिए 5 लाख है, बी के लिए 3.5 लाख है एंड 1 लाख है सी के लिए। आउटपुट जीएसटी रेट है 5%, 5%, 18% एंड आईटीसी अवेल है 54,000, 54,000, 10,000 एंड इनपुट रेट है 18%, 18%, 18%। तो यहाँ पे डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ द ऑन यूटिलाइज आईटीसी कितना मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम रिफंड ऑफ ऑन यूटिलाइज आईटीसी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लेम करेगा सेक्शन नंबर 54 सब सेक्शन 3 क्लॉज 2 में कितना वो क्लेम करेगा। प्रोवाइडेड दैट प्रोडक्ट बी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बी के बारे में यहाँ पे क्या बताया है जिसके ऊपर यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा, नो रिफंड ऑफ ऑन यूटिलाइज आईटीसी प्रोडक्ट बी के रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बी मना कर दिया है, तो प्रोडक्ट बी के ऊपर नहीं मिलेगा, तो प्रोडक्ट बी को काट दीजिए। अभी बचा है प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट सी। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो भी ऑन यूटिलाइज आईटीसी कब मिलता है, जब आईटीसी का जो भी इनपुट रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा आउटपुट रेट से। तो यहाँ पे इनपुट रेट है 5%, 18%, आउटपुट ये है आउटपुट रेट 5% और यहाँ पे इनपुट रेट है 18%। मीन्स ए का अगर देखेंगे आउटपुट रेट कम है इनपुट रेट से, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है ए प्रोडक्ट फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद बी के ऊपर तो नहीं लगेगा। उसके बाद सी को देखते हैं, सी का जो भी आउटपुट रेट एंड इनपुट रेट दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बी तो मना कर देता है एंड सी में नहीं लगेगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा है। तो ओनली ए के लिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करेंगे। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए पहला नेट आईटीसी चाहिए। तो नेट आईटीसी यहाँ पे कितना होगा, तो इसको मिला देते हैं 54, 54, 108 एंड
थाउजेंड जो कि 1,18,000 हो जाएगा नेट आईटीसी, ठीक है। नेट आईटीसी यहाँ पे हो जाएगा एंड इसको ही हम बोलेंगे टोटल आईटीसी, ठीक है। टोटल आईटीसी इसको बोलेंगे। उसके बाद है यहाँ पे टोटल टर्नओवर, इन्वर्टेड ड्यूटी वाला स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर है ये 5 लाख है एंड टोटल टर्नओवर ये तीनों को मिलाएंगे तो ये होगा 9,50,000, 9,50,000 है। एंड बचा है कौन सा, जो भी टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला। तो ओनली ए के लिए देखेंगे तो ए का टर्नओवर है 5 लाख एंड उसके ऊपर 5% टैक्स, तो यहाँ पे 25,000 आ जाएगा टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उसके बाद ये नेट आईटीसी ये वाला है एंड टोटल आईटीसी भी ये वाला है। तो हमको सब कुछ मिल गया है, अभी फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो यहाँ पे 1,18,000 आ जाएगा नेट आईटीसी, ऊपर रखेंगे 5 लाख जो कि रहेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर, नीचे रखेंगे 9.5 लाख जो कि टोटल टर्नओवर है। उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पे रहेगा आपका, ऊपर रहेगा 25,000 जो कि रहेगा टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, नीचे रहेगा आपका रहेगा जो भी टोटल आईटीसी है जो कि 1,18,000 है एंड यहाँ पे भी नेट आईटीसी भी सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी 1,18,000 आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,18,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 डिवाइडेड हो जाएगा 9.5, तो यहाँ पे आ रहा है 62,105 है एंड यहाँ पे तो ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे 25,000 बचता है। तो इसमें अगर लेस करेंगे तो कितना होगा 25,000, तो ये आ जाता है 37,105 रुपीज़, ठीक है। तो ये मिलेगा रिफंड, ठीक है, प्रोडक्ट ए के लिए एंड टोटल यहाँ पे मिलेगा 37,105। तो यहाँ पे अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुआ है, नेक्स्ट पेज में कैलकुलेशन होगा। तो ये है 37,105 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि वे लिमिटेड वो प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर के लिए प्रोवाइड किया है। कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड करिए अंडर रूल नंबर 89 क्लॉज 4 में आप कंप्यूट करिए। कंप्यूट दी एलिजिबल क्लेम कितना होगा, रिफंड के लिए एलिजिबल क्लेम क्या होगा, अदर कंडीशन दे दिया है, पर्टिकुलर दे दिया एंड अमाउंट दे दिया है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कितना है 5 लाख है। आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द पीरियड कितना है 25 लाख, उसमें से रिफंड जो भी 5 लाख है वो किसके रिलेटेड है, रूल नंबर 89 क्लॉज 4A 4B जो कि आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड डीम्ड एक्सपोर्ट जिसके रिलेटेड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आईटीसी कितना मिलेगा 5 लाख, अगर रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे ये 25 लाख से तो यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख बन जाएगा, आपका नेट आईटीसी बन जाएगा 20 लाख है, ठीक है। उसके बाद है जीरो रेटेड सप्लाई कितना दिया है, जीरो रेटेड सप्लाई है 6 करोड़ है, 6 करोड़, उसमें से 1 करोड़ किसके लिए है, रूल नंबर 89 4 है 4B। तो इसको रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे 6 करोड़ से अगर हम 6 करोड़ से अगर 1 करोड़ रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे 5 करोड़ बचेगा। तो 5 करोड़ है आपका जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई एंड यहाँ पे ये अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई ये है। तो जीरो रेटेड सप्लाई ठीक है 5 करोड़ है, बट हमको टोटल टर्नओवर चाहिए। तो टोटल टर्नओवर यहाँ पे जो 5 करोड़ है प्लस 3 करोड़ है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 8 करोड़ आ जाएगा। नेट आईटीसी है 20 लाख एंड इसको ओपनिंग आईटीसी को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितना रिफंड मिलेगा, तो यहाँ पे नेट आईटीसी रहेगा 20 लाख रहेगा एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई जो कि रहेगा आपका 5 करोड़ एंड नीचे रहेगा 8 करोड़ जो कि रहेगा टोटल टर्नओवर है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 20 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 डिवाइड हो जाएगा 8, तो यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 12,50,000 यहाँ पे मिल जाएगा रिफंड, ठीक है, 12,50,000 यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। तो आ जाइए देख लेते हैं रिफंड कितना मिलेगा। रिफंड नेक्स्ट पेज में कैलकुलेशन होगा, देख लेते हैं। 12,50,000, ठीक है, 12,50,000 तो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे। सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड वो मैन्युफैक्चर कर रहा है टैक्सेबल गुड्स क्यू है एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स एस है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट एक्स वो क्या कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड कर रहा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू वो एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद दी कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में वो रजिस्टर हुआ है। उसके बाद कंपनी वो प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द वेरियस सप्लाई जो भी किया है। प्रोडक्ट एस जो कि एक्सपोर्ट ट्रेड कर रहा है यूके को, जिसका टर्नओवर है पाउंड 12,000 पाउंड है। उसके बाद प्रोडक्ट क्यू है जो कि टैक्सेबल है, वो मेनली बेटी एंटरप्राइजेस को विद इन इंडिया वो 20 लाख का वो मेनली क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। एबव अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एस जो कि एग्जेम्प्टेड है बट वहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहा है, मीन्स उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे। बट प्रोडक्ट क्यू है ये यहाँ पे इंडिया में मेनली सप्लाई कर रहा है, डोमेस्टिक सप्लाई कर रहा है। उसके बाद कंपनी प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू दी जो भी टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। तो यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई के रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे जीएसटी 5 लाख पेमेंट किया है इनपुट के ऊपर, जीएसटी 2,40,000 कैपिटल गुड्स के ऊपर, तो यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, नहीं आएगा आईटीसी में। बट जीएसटी 2 लाख पेड किया है इनपुट सर्विसेज, तो यहाँ पे ये दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे नेट आईटी से आएगा जीरो रेटेड सप्लाई के लिए 7 लाख आएगा, यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई का केस बन जाएगा। उसके बाद ऑल दी अबव इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स वो यूज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस वो मेनली एक्सपोर्ट हो रहा है यूके को, जिसका वैल्यू है 12 लाख। तो यहाँ पे एस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हम मानेंगे उसका टर्नओवर जेआरएस का जो भी टर्नओवर मानेंगे जीरो रेटेड सप्लाई के लिए टर्नओवर मानेंगे 12 लाख है, ठीक है। हाउएवर
हाउएवर वैल्यू ऑफ जो भी सच प्रोडक्ट व्हेन सप्लाई डोमेस्टिकली बाय द कंपनी सिमिलर क्वांटिटीज, तो जो भी डोमेस्टिकली गुड्स है वो 10 लाख है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, एक तो 12 लाख लेंगे एंड 10 लाख का 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे लोअर वाला होगा तो यहाँ पे 1.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 15 लाख आ रहा है और 12 लाख जो भी लोअर वाला, तो लोअर वाला ये 12 लाख को मानेंगे, जेआरएस वाला टर्नओवर मानेंगे। उसके बाद है बेटी एंटरप्राइजेस, जो कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट मेनली क्यू जिसको सेल किया था, ठीक है। प्रोडक्ट क्यू जहाँ पे सेल किया था, ये प्रोडक्ट क्यू मेनली इसको सोल्ड किया था, ये बेटी एंटरप्राइजेस को वो सोल्ड किया था। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया, जो प्रोडक्ट क्यू सोल्ड किया है बेटी एंटरप्राइजेस, वो एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग है, जो कि 100% ईओयू है। इट क्लेम्ड आईटीसी, तो यहाँ पे ये क्लेम कर दिया है आईटीसी। तो अगर रेसिपिएंट अगर वो आईटीसी नहीं क्लेम करेगा तो वहाँ पे सप्लायर मेनली आईटीसी क्लेम करता है, बट यहाँ पे रेसिपिएंट जो कि बेटी एंटरप्राइजेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे आईटीसी क्लेम कर चुका है, तो यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। किसको? सप्लायर को नहीं मिलेगा। किसके रिलेटेड? ये प्रोडक्ट क्यू के रिलेटेड यहाँ पे नहीं मिलेगा रिफंड, तो ओनली प्रोडक्ट एस के रिलेटेड यहाँ पे रिफंड मिलेगा, ठीक है, रिफंड मिलेगा। उसके बाद है द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो बैलेंस कितना था सिनोटेक्स का, जो भी एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर हुईच जीएसटी 3B फाइल किया है, तो उसका एंड पीरियड में बैलेंस कितना था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 5,80,000 एंड ये यूज होगा रिफंड के लिए। उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना था, जो भी सिनोटेक्स का जब वो फाइल किया था रिफंड एप्लीकेशन 3 लाख था। तो यहाँ पे कंप्यूट करेंगे कि रिफंड कितना मिलेगा। तो रिफंड के लिए यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई देखेंगे, तो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला नेट आईटीसी चाहिए, तो नेट आईटीसी यहाँ पे मिल गया है, 7 लाख मिल गया है। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई चाहिए, जो कि 12 लाख ऑलरेडी हमको मिल गया है। उसके बाद चाहिए टोटल टर्नओवर, तो टोटल टर्नओवर में यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, एक तो प्रोडक्ट ए से जो कि 12 लाख है एंड प्रोडक्ट क्यू है यहाँ पे 20 लाख है। तो टोटल मिलाएंगे तो यहाँ पे 12 लाख प्लस 20 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 32 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों मिल गया, तो चलो हम यहाँ पे रिफंड कैलकुलेशन करते हैं। तो रिफंड कितना कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 लाख एंड ऊपर रहेगा 12 लाख, नीचे रहेगा 32 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 12 लाख, नीचे रहेगा 32 लाख, 2,62,500, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिफंड मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है 2 पॉइंट के रिलेटेड। तो मेनली रिफंड मिलता है जीरो रेटेड सप्लाई के सिचुएशन में। 3 पॉइंट को कंपेयर करेंगे। पहला है जो भी फॉर्मूला के थ्रू जो भी रिफंड आएगा, दूसरा है जो भी जीएसटी 3B जब फाइल करें जो भी पीरियड के लिए, उस पीरियड का जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उस बैलेंस को लेंगे। एंड तीसरा है जो भी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। जिस टाइम वो रिफंड एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस क्या था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो वो अमाउंट को लेंगे। जैसे यहाँ पे पहले तो ये वाला एक अमाउंट है, दूसरा अमाउंट है ये वाला, जो कि जब रिफंड क्लेम किया था तो वहाँ पे बैलेंस था 5,80,000, जो कि जीएसटी 3B का क्लोजिंग पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस जो भी था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये वाला एक अमाउंट है। एंड तीसरा अमाउंट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जब फाइल किया था रिफंड एप्लीकेशन, तो वहाँ पे था 3 लाख। तो यहाँ पे तीनों अमाउंट को कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर वाला होगा तो यहाँ पे लोअर वाला ये वाला होगा, तो यहाँ पे इतना अमाउंट रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। इसको स्टूडेंट बहुत इग्नोर करते हैं, बट यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, जिससे आप 100% मार्क अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। रिफंड चैप्टर में जो भी क्वेश्चन सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर दिए हैं, जिससे आपको कुछ नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय डिलाइट एक्सपोर्टर, यहाँ पे कर्नाटका का है एंड वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश किया है अंडर जीएसटी लॉ, ठीक है। दी एंटिटी वो फाइल किया है बॉन्ड एलयूटी इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट के लिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो बॉन्ड एलयूटी फाइल किया है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिफंड अमाउंट, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के ऊपर रिफंड अमाउंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया है, पर्टिकुलर सब सप्लाई दे दिया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई दे दिया है। तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पे टर्नओवर एक्सक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बट इंक्लूड हो जाता है एग्जम्प्ट सप्लाई जो कि है 8 लाख का है एंड इनवर्ट सप्लाई है 2 लाख का। तो ये दोनों नहीं जाएगा आपका, इसके लिए टोटल टर्नओवर के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जाम सप्लाई नहीं लेते हैं एडजस्टेड टर्नओवर में। एंड ये इनवर्ट सप्लाई तो नहीं जाएगा, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई मीन्स परचेज है, परचेज कभी जाया है आपका सेल्स में, नहीं गया है टर्नओवर में, परचेज नहीं जाता है टर्नओवर में। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो ये है 12 लाख है। उसके बाद एक्सपोर्ट सर्विसेज अंडर बॉन्ड एलयूटी है 48 लाख है। नॉन जीरो रेटेड सप्लाई है ये है 10 लाख है। एंड पेमेंट रिसिप्ट टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई है इंक्लूड्स 12 लाख अगेंस्ट सर्विसेज जो कि अभी तक सप्लाई नहीं हुआ है, मीन्स अभी टोटल 48 लाख है, ठीक है। टोटल 48 लाख है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए रिसीव किए हैं, बट उसमें से 12 लाख एडवांस रिसीव किए हैं, जो कि हम माइनस कर देते हैं, इससे माइनस मेनली कर देंगे जब हम जीरो रेटेड सप्लाई कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद एडवांस रिसीव इन द पास्ट, एडवांस रिसीव किए हैं पास्ट में अगेंस्ट टू जीरो रेटेड सप्लाई हैव बीन मेड इन द करेंट टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे ये 14 लाख जाएगा, क्योंकि हम मेनली सप्लाई कर दिए हैं करेंट टैक्स पीरियड में, मीन्स ये करेंट टैक्स पीरियड का एक्चुअल अमाउंट है, ड्यू है। उसके बाद है टर्नओवर दे दिया है, जिसके ऊपर रिफंड हम क्लेम किए हैं अंडर रूल नंबर 89 क्लॉज 4A 4B गुड्स के लिए सर्विसेज के लिए। ये 4A 4B आपका मर्चेंट एक्सपोर्टर है एंड डिम्ड एक्सपोर्ट है, जिसके ऊपर नहीं मिलता ये लेस कर देंगे। उसके बाद आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज टोटल दे दिया है 12 लाख, उसमें से आईटीसी रिलेटिंग टू द रूल नंबर 89 क्लॉज 4A 4B है 2,40,000। तो यहाँ पे आप मत डरिए, यहाँ पे रिफंड क्लेम करना है जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, रिफंड क्लेम करना है। रिफंड के लिए फॉर्मूला में 3 चीज़ चाहिए, बट यहाँ पे 4 चीज़ कैलकुलेशन होगा। 3 चीज़ क्या मेनली यूज होता है, एक नेट आईटीसी चाहिए। तो नेट आईटीसी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो टोटल आईटीसी है यहाँ पे 12 लाख, उसमें से
4A 4B वाला क्लॉज का है 2,40,000, तो इसको अगर रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9,60,000 है, ये है नेट आईटीसी। तो ये आपको मिल गया है, ये आपको मिल गया है, एक हो गया। उसके बाद हमको चाहिए जीरो रेटेड सप्लाई वाला टर्नओवर। तो जीरो रेटेड सप्लाई वाला टर्नओवर में दो चीज़ आएगा, गुड्स आएगा एंड सर्विसेज आएगा। तो पहले गुड्स वाला देख लेते हैं। तो गुड्स वाला कहाँ पे आएगा, तो गुड्स वाला तो यहाँ पे गुड्स वाला कहाँ गया, ये वाला गुड्स वाला, ये वाला हम ब्लू में यहाँ पे, ये जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स वाला कितना है, 12 लाख है, गुड्स वाला 12 लाख है, बट उसमें इंक्लूड है क्लॉज 4 है, 4B वाला गुड्स वाला है 6 लाख इंक्लूड है। ठीक है, ये 6 लाख को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा गुड्स से। तो यहाँ पे टोटल 12 लाख था, उसमें से 6 लाख अगर रिड्यूस करेंगे तो बैलेंस 6 लाख रहेगा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। एंड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए भी चाहिए, तो चलो उसको ढूंढते हैं। तो उसके लिए ग्रीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो यहाँ पे 48 नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला चाहिए हमको। तो यहाँ पे पेमेंट्स टुवर्ड्स जीरो रेटेड सप्लाई, तो पेमेंट टोटल हमको 48 लाख है रिसीव किए हैं, 48 लाख रिसीव किए हैं। उसमें से 12 लाख है आपका किसके लिए, 12 लाख है एडवांस, इसको रिड्यूस करेंगे, 12 लाख रिड्यूस करेंगे। बट यहाँ पे 14 लाख जो कि इस करंट टैक्स पीरियड का है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 12 लेस होगा 14 ऐड होगा, मीन्स 2 ऐड होगा, तो 50 लाख बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 50 लाख सर्विसेज के लिए एंड गुड्स के लिए आपका 6 लाख है। तो टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 56 लाख टोटल आपका जीरो रेटेड टर्नओवर मिल गया है। अभी हम टोटल टर्नओवर देखेंगे। तो टोटल टर्नओवर में क्या लेंगे, तो टोटल टर्नओवर में यहाँ पे 76 लाख है, यहाँ पे इसको रेट में लिखेंगे 76 लाख है। उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे ये जो 8 लाख, क्योंकि एग्जाम सप्लाई के रिलेटेड वो नहीं लेंगे, एंड यहाँ पे 2 लाख है इनवर्ट सप्लाई वो नहीं लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 लाख लेस कर देंगे एंड 2 लाख लेस कर देंगे। उसके बाद है ये हो गया है 2 लाख, 8 लाख हो गया है, 76 लाख हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं ये जो 50 लाख, क्योंकि इसको ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, ये 50 लाख आ जाएगा क्योंकि ये सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है नॉन जीरो रेटेड सप्लाई है, ये भी आ जाएगा टोटल टर्नओवर में 10 लाख आ जाएगा। उसमें से हम ये तो आपका आईटीसी के रिलेटेड है, इसको नहीं लेंगे, बट ये 6 लाख इसको हम रिड्यूस कर देंगे क्योंकि ये आपका सर्विसेज के रिलेटेड, मीन्स ये आपका नॉट एलिजिबल वाला जो भी सप्लाई है उसके रिलेटेड है, मर्चेंट एक्सपोर्टर एंड दूसरा है ड्रीम्ड एक्सपोर्ट। तो इसको हम कंसीडर करेंगे तो टोटल टर्नओवर कैलकुलेशन हो जाएगा 6 - 10 + 60 - 12। तो यहाँ पे आ रहा है 1 करोड़ 14 लाख है। ठीक है, 1 करोड़ 14 लाख यहाँ पे आ रहा है। तो तीनों मिल गया हमको। ठीक है, तीनों मिल गया हमको। पहला है नेट आईटीसी है 9,60,000 है, एंड यहाँ पे आपका टोटल है, यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई वाला है 56, ये वाला 56 लाख है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाएगा। तो ये ऊपर रहेगा 56 लाख है एंड नीचे रहेगा 1 करोड़ 14 लाख है जो कि 114 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रिफंड कितना मिलेगा, 9,60,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 डिवाइड हो जाएगा 114। तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना रिफंड, 47 लाख, 47 नहीं है, 4,71,579। ठीक है, 579। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर कितना दिया है, देख लेते हैं, जो कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है देख लेंगे। तो ये वाला नहीं है, यहाँ पे ये वाला हाँ मैच कर रहा है ये वाला। ठीक है, उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका हाउसफुल कन्वेंशन हॉल बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट। ये क्वेश्चन आपका टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में किए थे। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में किए थे, एक रिफंड वाला क्वेश्चन था जहाँ पे ये वाला रिफंड मिल जाएगा। ये प्लस टैक्सेस अगर ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 2,95,000। ठीक है, 2,95,000, बट ऑलरेडी हम डिपॉजिट कर चुके हैं 3 लाख है। तो 3 लाख डिपॉजिट किए हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए 2,95,000, तो यहाँ पे 5,000 का रिफंड मिल जाएगा। एंड टाइम ऑफ सप्लाई चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का सिचुएशन है, तो वहाँ पे हम कैलकुलेशन किए थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। तो यहाँ पे जॉय एंड कंपनी वो रजिस्टर्ड सप्लायर है अंडर जीएसटी एंड वो एंगेज किस में है, वेबिंग इयन इनटू फैब्रिक्स में वो एंगेज है। हाँ, वो फॉलो सर्विसेज प्रोवाइड किया है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे नेचर ऑफ वेरियस इंटरेस्टेड सप्लाई दे दिया है ड्यूरिंग अप्रैल 2021 में, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई दे दिया है एक्सक्लूडिंग जीएसटी दे दिया है। तो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई, तो ये आउटवर्ड सप्लाई है। ठीक है, जिसके ऊपर हमको यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई है। उसके बाद है इनवर्ट सप्लाई है, रेयन टैक्स रेट है 6%। तो इसके ऊपर तो हमको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए देखना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, ये इनपुट है, इसके ऊपर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये आईटीसी जाएगा उसमें। उसके बाद और क्या दिया है, इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इयन, तो ये नहीं जाएगा आपका। हाँ, ये जाएगा टोटल आईटीसी में जाएगा 4 लाख के ऊपर जो भी रहेगा टैक्स रेट, ये जाएगा 4 लाख के ऊपर जो भी टैक्स रेट रहेगा, बट ये आपका इसके ऊपर नहीं मिलेगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला नहीं मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि इनपुट के ऊपर मिलता है, जो भी नेट आईटीसी में जाएगा इनपुट ओनली जाएगा। उसके बाद है इनवर्ट सप्लाई ऑफ मशीनरीज फॉर वेबिंग प्रोसेस इयन, तो यहाँ पे ये मशीनरी है, तो मशीनरी मीन्स यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा रिफंड। ठीक है, उसके बाद द कॉन्सन हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी सप्लाई अदर देन द आउटवर्ड सप्लाई रेफर्ड अबव, तो यहाँ पे कॉन्सन कोई भी अदर सप्लाई नहीं कर रहा है, जो भी आउटवर्ड सप्लाई अबव दिया है उसको ओनली सप्लाई किया। आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई आज गिवन अबव क्लेम्ड इन द रिलेवेंट जीएसटीआर 3B एज वेल एज रिफ्लेक्टेड कर रहा है 2A में।
तो यहाँ पे कोई भी आईटीसी के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे GSTR 3B में जो भी सब कुछ रिफ्लेक्ट करा है GSTR 2A से, ठीक है। उसके बाद अदर एप्लीकेबल कंडीशन फॉर क्लेमिंग रिफंड वाज ड्यूली कंप्लाइड है, अदर कंडीशन कंप्लाइड कर दिया है, तो यहाँ पे कंप्यूट करिए कि मैक्सिमम रिफंड कितना रहेगा आज पर रूल नंबर 89 क्लॉज 5 के हिसाब से। ऑल्सो प्रोवाइड वर्किंग नोट्स फॉर कैलकुलेशन, नो रिफंड क्लेम्ड अंडर रूल नंबर 89 क्लॉज 3-4 में कोई रिफंड नहीं क्लेम किए हैं। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला में चाहिए नेट आईटीसी एंड टोटल आईटीसी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम नेट आईटीसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो नेट आईटीसी कितना होगा, तो ये 24 लाख के ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नेट आईटीसी कैलकुलेशन हो जाएगा 24 लाख के ऊपर अगर हम यहाँ पे 6% कैलकुलेशन करेंगे, CGST SGST अलग से, बट हम एक के लिए कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारा हो जाएगा दूसरा 1,44,000 आ जाएगा, ठीक है। उसका टोटल आईटीसी चाहिए, तो टोटल आईटीसी के लिए हमको यहाँ पे टोटल आईटीसी के लिए ये तो एक रहेगा 1,44,000। उसके बाद इनपुट सर्विसेज के ऊपर जो भी आईटीसी उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इनपुट सर्विसेज कितना है, इनपुट सर्विसेज से 4 लाख के ऊपर 2.5%, तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। 4 लाख के ऊपर 2.5% आ जाइए, तो यहाँ पे 4 लाख के ऊपर 2.5%, तो यहाँ पे आई थिंक 10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये 10,000 प्लस यहाँ पे 1,44,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10,000, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका, एक मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 1,54,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया है। उसके बाद क्या चाहिए आपको, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला टर्नओवर चाहिए, ठीक है। आईडीटी वाला टर्नओवर चाहिए एंड टोटल टर्नओवर चाहिए, तो आईडीटी वाला टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर ये दोनों एक ही है, क्योंकि यहाँ पे ओनली ये 30 लाख है, तो 30 लाख दोनों केस में जाएगा 30 लाख, ठीक है। 30 लाख जाएगा। और क्या चाहिए, लास्ट चाहिए टैक्स ऑन आईडीटी, ठीक है। टैक्स ऑन आईडीटी, क्योंकि आउटपुट टैक्स ऑन आईडीटी, तो टैक्स ऑन आईडीटी कितना होगा, तो टैक्स ऑन आईडीटी, तो यहाँ पे टैक्स रेट है 30 लाख के ऊपर 2.5%, तो यहाँ पे 30 लाख के ऊपर 2.5% कितना होगा, तो यहाँ पे 30 लाख 2.5%, तो ये आ रहा है 75,000। तो सब इन्फॉर्मेशन मिल गया है, अभी हम सब कुछ यहाँ पे डिटेल पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहला चाहिए नेट आईटीसी जो कि 1,44,000 है एंड ऊपर रहेगा आपका 30 लाख रहेगा आईडीटी वाला टर्नओवर, टोटल टर्नओवर 30 लाख रहेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, रहेगा आपका आईडीटी वाला टैक्स है 75,000 है एंड नीचे रहेगा टोटल जो कि रहेगा 1,54,000 टोटल आईटीसी है एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,44,000 जो कि नेट आईटीसी है, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,44,000, ठीक है, 1,44,000 हो जाएगा एंड यहाँ पे बन जाएगा 75,000, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड पहले कर लेते हैं, 1,54,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,44,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 70,130, तो इसमें से रिड्यूस करेंगे 1,44,000, तो यहाँ पे बैलेंस बचता है 73,870 रुपीज़। तो आंसर देख लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर है 73,870 रुपीज़। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 है, नेक्स्ट पेज में है। तो चलो, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बट बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो, स्काईलार्क प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश का है एंड वो एंगेज है इन वेरियस काइंड्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ में एंड इट मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स आज ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज, ठीक है। कंपनी हज ब्रांच ऑफिस कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, बट वो कहाँ पे रजिस्टर है, यूपी में है, ठीक है। उसके बाद है दी हेड ऑफिस ऑफ नोएडा एंड ब्रांच न्यू दिल्ली, वो रजिस्टर है अंडर जीएसटी में एंड ब्रांच ऑफिस ऑफ न्यू दिल्ली वो एलिजिबल हो जाता है फुल आईटीसी के लिए लेने के लिए, वो एलिजिबल हो जाता है ब्रांच। उसके बाद दी कंपनी हैज रिपोर्टेड है टोटल टर्नओवर 2,56,000 टोटल टर्नओवर है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त दे दिया है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इन रिलेशन टू द टर्नओवर दे दिया है, ठीक है। तो पहला है जो भी टर्नओवर इंक्लूड्स, ये जो ऊपर वाला 2,56,000 में ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है, इसको देखेंगे अलाउ होगा या नहीं होगा, मीन्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कंप्यूट दी जीएसटी लाइबिलिटी, तो यहाँ पे ओनली जीएसटी लाइबिलिटी मीन्स आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ओनली कंप्यूट करना है, मीन्स यहाँ पे कितना टैक्स पेबल है उसको कंप्यूट करना है, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए मेक सुटेबल अजम्पशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अज्यूम रेट क्या रहेगा, तो रेट देख लेते हैं जिससे हम कैलकुलेशन इजी से कर पाएंगे, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है बट जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएसटी एसजीएसटी रेट है, मेनली गुड्स के लिए 6%, 12% है एंड सर्विसेज के लिए 9%, 18%। तो यहाँ पे कोई भी आईटीसी कैलकुलेशन नहीं करने के लिए पड़ेगा, ओनली हमको टैक्स कितना कैलकुलेशन है वही कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे जो टर्नओवर इंक्लूड्स 45 करोड़ का है वो सेल कर रहा है सिक्योरिटीज, तो यार परचेज पर 30 करोड़ है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो यहाँ पे 45 करोड़ का सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, तो सिक्योरिटी अगर सेल करेगा तो वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है।
सिंपल है। उसके बाद कंपनी वो सप्लाई कर रहा है गुड्स 50 करोड़ का वो सप्लाई कर रहा है। एबीसी लिमिटेड जो कि यूके का है एंड अंडर एलयूटी के थ्रू वो सप्लाई कर रहा है, जिसको हम एक्सपोर्ट मानेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे। टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त में रिसीव कर रहा है इटसेल्फ 30 करोड़ फॉरेन करेंसी में रिसीव कर रहा है, बैलेंस 20 करोड़ वो इंडियन रुपीज में वो रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी एंड इंडियन रुपीज उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मेनली फॉरेन करेंसी में रिसीव करते हैं। बट ये जो 50 करोड़ वो मेनली एक्सपोर्ट उसको मानेंगे एंड जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे, तो यहाँ पे भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद है कंपनी वो प्रोवाइड कर रहा है कंसल्टिंग सर्विसेज टू शेरपा एंड सॉन्स, एक नेपाल का है, फॉर 30 करोड़ में वो मेनली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अंडर एलयूटी। तो एलयूटी मीन्स यहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट यहाँ पे जो भी कॉन्सिडरेशन वो रिसीव कर रहा है सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पे वो अगस्त में रिसीव कर रहा है एंड जो कि परमिशन दे रहा है आरबीआई। अगर आरबीआई परमिशन देगा तो वहाँ पे इंडियन रुपीज में रिसीव कर सकता है। बट ये गुड्स वाला सिचुएशन था, तो वहाँ पे 50 करोड़, तो वहाँ पे उसको जीरो रेट सप्लाई मानेगा एंड टैक्स नहीं लगाए थे। यहाँ पे भी इसको जीरो रेट सप्लाई मानेगा एंड उसको टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है और क्या दिया है, टर्न ओवर इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 10 करोड़। हम संघाई एंड जियान जो ट्रेडिंग कंपनी को हम मेनली टर्नओवर सप्लाई कर रहे हैं, जो कि चाइना बेस्ड कंपनी को, ठीक है। संघाई को मेनली वो हम सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, चाइना बेस्ड कंपनी। सेल कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उसमें क्या दिया है कि गुड्स जो भी होगा वो असेंबल होगा कहाँ पे, जो भी संघाई ट्रेडिंग कंपनी का ऑफिस है गुरुग्राम में है, तो वहाँ पे वो मेनली असेंबल होगा, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ द गुड्स इज रिसिव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज जो कि कन्वर्टेबल है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो यहाँ पे मेनली वो हम सप्लाई कर रहे हैं, एक चाइना कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं। बट यहाँ पे वो कहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है हमारा गुरुग्राम हरियाणा में वो इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो इंस्टॉलेशन इंडिया में हो रहा है एंड सप्लायर भी इंडिया में है। रेसिपेंट बाहर है तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो इंस्टॉलेशन हो रहा है हरियाणा में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा आपका हरियाणा में। तो यहाँ पे हम मानेंगे वो इंडिया का टैक्सेबल टर्नओवर है एंड यहाँ पे टैक्स लगा देंगे। एंड ये गुड्स का सिचुएशन है, तो गुड्स के टाइम हम लगा देंगे ये आपका 10 करोड़ के ऊपर एंड यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि जो सप्लायर है वो यूपी में है एंड रेसिपेंट है हरियाणा में है। तो यहाँ पे आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12% लग जाएगा। गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर आपका लगता है 18%। तो 10 करोड़ के ऊपर अगर 12% लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। 1.2 करोड़ आ जाएगा यहाँ पे आईजीएसटी, ठीक है। उसके बाद है गुड्स वर्थ 20 करोड़ हम सप्लाई कर रहे हैं अंडर एलयूटी टू डीईएफ लिमिटेड लोकेटेड इन एसईजेड इन द स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पे हम 20 करोड़ सप्लाई कर रहे हैं किसको, यहाँ पे डीईएफ जो कि एसईजेड में है। तो इसको हम मानेंगे जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपोर्ट मानेंगे एंड जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है गुड्स वर्थ हम 40 लाख हम क्या कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं फ्रॉम ए वेंडर जापान। तो यहाँ पे जापान से हम प्रोक्योर कर रहे हैं गुड्स, ठीक है। बट उसके बाद हम उसको सेल कर रहे हैं, जब वो ट्रांजिट में था तो उसको हम एक ऑर्डर हमारे पास आता है 50 लाख के लिए, बायर थाईलैंड में है, तो गुड्स डायरेक्टली हम सेंड कर देते हैं थाईलैंड को विदाउट एंटरिंग इंडिया। मीन्स ये हाई सी सेल है। तो हम ऑर्डर दिए थे जापान से, बट जब गुड्स आ रहा था रास्ते में जब था ट्रांजिट में जब था, तो हमारे पास एक ऑर्डर आता है थाईलैंड से 50 लाख का ऑर्डर आता है, तो वहाँ पे हम उसको थाईलैंड को सेल कर रहे हैं, जो कि हाई सी सेल है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो सप्लाई में नहीं जाएगा एज पर शेड्यूल 3। एंड यहाँ पे सेल का वैल्यू कितना है, 50 लाख है सेल का वैल्यू हम लेंगे, ये वाला 40 लाख नहीं लेंगे एंड यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है कंपनी यहाँ पे ओन कर रहा है 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी, नोएडा में वो ओन कर रहा है 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट बिल्डिंग वो लेट आउट किया है, रनिंग है, प्रिंटिंग प्रेस है 10 लाख पर मंथ, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस है एंड ये कमर्शियल पर्पज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड बिल्डिंग वो लेट आउट कर रहा है रेसिडेंशियल पर्पज के लिए 5 लाख पर मंथ, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पज के लिए अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग अगर करेंगे तो वहाँ पे एग्जम्प्ट मिल जाएगा, तो ये 5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, बट यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद थर्ड बिल्डिंग वो लेट आउट कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर को, जो कि 5 लाख पर मंथ है एंड कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर वो उसको सबलेट कर रहा है बिल्डिंग वेयर हाउस ऑफ स्टोर ऑफ पोटैटो। तो यहाँ पे अगर वो डायरेक्टली अगर वहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ये जो स्काईलार्क लिमिटेड अगर वो डायरेक्टली अगर वो फार्मर को अगर वेयर हाउस का सर्विस देंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पशन मिलता है, बट यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं देते हैं, ये मेनली देते हैं कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर को, ठीक है, ये कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर को देते हैं। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर वो देते हैं फार्मर को, तो इसलिए यहाँ पे तो ये जो भी सप्लाई कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर को, तो 5 लाख का इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे टोटल 15 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो 10 लाख एंड 5 लाख थर्ड वाला फर्स्ट वाला बिल्डिंग के लिए टैक्स लग जाएगा एंड ये वाला सेकंड वाला के लिए नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे कहाँ पे है, नोएडा में है, तो दोनों यूपी में है, तो इसलिए यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा एंड ये सर्विसेज है तो यहाँ पे लग जाएगा 9%। तो यहाँ पे 15 लाख है, ठीक है, 15 लाख है, इसके ऊपर 9% लग जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी कितना आ जाएगा 0.135 करोड़ है एंड यहाँ पे भी 0.1013
35 करोड़ है, ठीक है, क्योंकि करोड़ में हम यहाँ पे मेनली लिख रहे हैं, ठीक है, करोड़ में है ना, हाँ करोड़ में लिख रहे हैं। उसके बाद है द रिमेनिंग, जो भी टर्नओवर है, जो भी रिमेनिंग टर्नओवर है वो मेनली विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट रेशियो क्या रहेगा, 3:2 रेशियो में हम मेनली टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल टर्नओवर जो भी 256 करोड़ में ये जो एबव पॉइंट वाला I2B2I वाला पॉइंट है ये सब कुछ कवर हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो टर्नओवर है सब कुछ हम डिडक्ट कर देंगे, टोटल 256 करोड़ से हम डिडक्ट कर देंगे, जो भी बैलेंस रहेगा तो वहाँ पे हम उसको इंटरेस्ट रेट मानेंगे 3 जो भी रेशियो एंड 2 रेशियो मानेंगे हम इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मानेंगे 3 रेशियो, 2 रेशियो मानेंगे इंटरेस्ट रेट। पहले हम रिड्यूस कर देते हैं, उसके बाद हम सेग्रीगेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये 45 करोड़ है, इसको हम रिड्यूस करेंगे, और ये 50 वाला है उसको हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद ये 20 वाला है इसको भी रिड्यूस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 30 है इसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद और क्या है, यहाँ पे 10 करोड़ है इसको रिड्यूस करेंगे। उसके बाद और क्या दिया है, और यहाँ पे आपका ये 20 है, ये 20 है इसको भी रिड्यूस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 50 रिड्यूस करेंगे, 40 नहीं 50 लाख, तो यहाँ पे 0.5 लाख रिड्यूस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल 10 5 5, तो यहाँ पे -0.20। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद देख लेते हैं कितना बचता है। तो यहाँ पे 45 + 50 + 20 + 30 + 30 + 0.8, तो यहाँ पे आपका रहता है, और एक बार 256 - 45 - 30, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये वाला हो गया है, ये वाला 50। उसके बाद यहाँ पे ये 20 को हम दोबारा कर दिए हैं, तो ये 20 को हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये 20 को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गया है, तो इसलिए हमको इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 100.30, ठीक है। तो यहाँ पे 100.30 करोड़ यहाँ पे बचता है। इसको हम 3:2 रेशियो में बांटेंगे, एंड 3 रहेगा इंटरेस्ट रेट है, 2 रहेगा इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे इंट्रा के लिए क्या होगा, तो इंट्रा के लिए 100.30 ऊपर रहेगा 3, नीचे रहेगा 5, एंड इंटर के लिए यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है विद इन द स्टेट रहेगा 3, आउटसाइड स्टेट 2 रहेगा। तो यहाँ पे इंटर के लिए 100.3 एंड यहाँ पे रहेगा 2/5, तो यहाँ पे कितना रहेगा, एंड ये सब कुछ है गुड्स के लिए देखेंगे, ठीक है, गुड्स के लिए। तो पहले हम सेग्रीगेशन कर देते हैं, 100.3 ऊपर रहेगा 3, नीचे रहेगा 5, तो यहाँ पे रहेगा 60.818 करोड़ है, एंड यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा 40.12, तो इसके ऊपर लग जाएगा 6% लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले इसके ऊपर हम 12% कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा 12%, तो ये आ रहा है 4.8144, ठीक है, 8144, एंड यहाँ पे 6% आएगा, 60.18 6% आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3.6108 एंड SGST 3.6108। तो ये वाला कैलकुलेशन हो गया है। उसके बाद और भी 2 पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि द कंपनी ट्रांसफर कर रहा है स्टॉक जो कि टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली ब्रांच विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहा है, ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है। वैल्यू डिक्लेयर इनवॉइस में है 4.5 करोड़ है एक्सक्लूसिव ऑफ GST, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 करोड़ है। सच गुड्स सोल्ड कर रहा है इंडिपेंडेंट बायर जो कि ओपन मार्केट वैल्यू है 15 करोड़ है। बट यहाँ पे हम देखे थे कि यहाँ पे जो दिल्ली ब्रांच है वो एलिजिबल हो जाता है फुल ITC के लिए, फुल ITC के लिए दिल्ली ब्रांच एलिजिबल हो जाता है। जब जो भी रिलेटेड पर्सन जब एलिजिबल हो जाएगा फुल ITC के लिए, तो वहाँ पे डिक्लेयर वैल्यू को हम मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यहाँ पे असेसेबल वैल्यू मानेंगे। तो यहाँ पे डिक्लेयर वैल्यू 4.5 करोड़ यहाँ पे बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, 4.5 करोड़ बन जाएगा यहाँ पे जो भी उसका वैल्यू। एंड 4.5 करोड़ के ऊपर ये गुड्स सेंड कर रहा है, एंड ये इंटरस्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे लग जाएगा 12%, ठीक है, 12% लग जाएगा 4.5 करोड़ के ऊपर। तो ये आ जाएगा 0.54 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और क्या ट्रांजैक्शन दिया है कि द कंपनी हाज सेंड कर रहा है गुड्स वर्थ 12 करोड़ का गुड्स सेंड कर रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ GST, किसको, टू मेसर शर्मा ट्रेडर को इन हरियाणा में, वो सेंड कर रहा है अप्रूवल बेसिस में 15 जनवरी 15 फरवरी एंड 15 मार्च में 4 करोड़ ईच करके ईच मंथ में ये सेंड कर रहा है इंस्टॉलमेंट में अप्रूवल बेसिस में। गुड्स सेंड ड्यूरिंग ऑल 3 मंथ आर अप्रूव्ड, सितंबर मंथ में अप्रूव हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब अप्रूवल बेसिस में जाता है तो वहाँ पे हम मानेंगे जब 6 मंथ एक्सपायरी होगा तो उस मंथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, 6 मंथ जब एक्सपायरी होगा। तो यहाँ पे वो जा रहा है जनवरी मंथ में, एंड यहाँ पे फरवरी मंथ में, एंड यहाँ पे मार्च मंथ में। एंड यहाँ पे 6 मंथ कब एक्सपायरी होगा, तो 6 मंथ यहाँ पे एक्सपायरी होगा जुलाई, एंड यहाँ पे 6 मंथ एक्सपायरी होगा अगस्त, एंड ये 6 मंथ एक्सपायरी होगा आपका सितंबर मंथ में। तो हम यहाँ पे अगस्त मंथ का ओनली कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी फरवरी मंथ का 4 करोड़ है तो 4 करोड़ के ऊपर हम यहाँ पे ओनली टैक्स लगाएंगे। एंड आपका जो भी जनवरी मंथ में 4 करोड़ गया था तो वहाँ पे वो जुलाई मंथ में ऑलरेडी टैक्स लग गया होगा, एंड जो भी मार्च मंथ में आएगा जो इंस्टॉलमेंट तो वहाँ पे वो 6 मंथ एक्सपायरी होगा सितंबर मंथ में, तो वो सितंबर मंथ में टैक्सफुल होगा। बट यहाँ पे हमको चाहिए ओनली ये
अगस्त मंथ में क्या एक्सपायरी हो रहा है, तो अगस्त मंथ में ओनली फरवरी मंथ का जो भी 4 करोड़ है वही एक्सपायरी हो रहा है, तो ओनली ये फरवरी मंथ के लिए जो भी होगा 15 फरवरी, तो यहाँ पे 4 करोड़ ओनली यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। एंड यहाँ पे गुड्स है, देखें 12%, या ये कहाँ पे है, ये आपका हरियाणा में है, तो यहाँ पे भी 12% लग जाएगा। ठीक है, गुड्स का सिचुएशन तो 12% लग जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 0.48। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब कुछ कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो इसको अगर टोटल कर देंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक है एंड ये CGST SGST ये IGST है, एंड ये IGST ये IGST एंड यहाँ पे CGST SGST ये IGST, तो टोटल करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा रिफंड चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को चलते हैं। ठीक है, तो चलो उसके बाद जॉब वर्क चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि रहेगा चैप्टर नंबर 16। ठीक है, ये ऐसे चैप्टर कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 सेक्शन कवर होता है, सेक्शन नंबर 19 और एक है सेक्शन नंबर 143, बट इसको इंस्टीट्यूट एक सेपरेट चैप्टर डाल दिया है, तो इसलिए हम भी इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब कुछ एक जगह हम अकोमुलेट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब वर्क चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 चलो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स रिलेटेड टू जॉब वर्क। तो यहाँ पे किसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेनेंस करेगा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑब्वियसली प्रिंसिपल का सब कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। ठीक है, कंप्लीटली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, तो वो मेंटेन करेगा प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ जॉब वर्क रिलेटेड इनपुट एंड कैपिटल गुड्स का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि यहाँ पे अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस प्रिंसिपल डायरेक्टली सप्लाई करेगा गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर विदाउट डिक्लेयरिंग द प्रीमाइसेस ऑफ जॉब वर्कर आज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे कौन सा सर्कमस्टांसेस में प्रिंसिपल डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है जॉब वर्कर का प्रीमाइसेस से गुड्स या कैपिटल गुड्स। ठीक है, एंड वहाँ पे वो उसको डिक्लेयर नहीं करेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर वहाँ पे जॉब वर्कर का प्लेस को अगर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे वो आराम से सप्लाई कर सकता है। बट अगर वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर वहाँ पे डिक्लेयर नहीं करता है तो वहाँ पे 2 सिचुएशन में वो जॉब वर्कर के प्लेस से वो सप्लाई कर सकता है। पहला है अगर अगर वो जो जॉब वर्कर अगर रजिस्टर है, एंड दूसरा है अगर वहाँ पे जो भी कमिश्नर जो भी नोटिफाई किया है कुछ गुड्स, वो गुड्स को वो अगर एंगेज होता है प्रिंसिपल, मीन्स वो गुड्स अगर सप्लाई करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो सप्लाई कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहाँ पे व्हाट हैपेंस व्हेन द इनपुट और कैपिटल गुड्स अगर रिसीव बैक नहीं होता है एंड सप्लाइड फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस अगर नहीं करता है विद इन द टाइम पीरियड 1 ईयर या 3 ईयर, एक्सटेंशन बाय 1 ईयर और 2 ईयर। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वो कैपिटल गुड्स या इनपुट अगर वो रिसीव बैक नहीं करता है या अगर सप्लाई नहीं करता है जो भी 1 ईयर 3 ईयर के अंदर, तो वहाँ पे हम मानेंगे जैसे प्रिंसिपल सप्लाई किया है जॉब वर्कर के पास एंड प्रिंसिपल के हाथ में वो टैक्सेबल करा देंगे जैसे नॉर्मल वो आउटवर्ड सप्लाई किया है। अगर वो पहले से ITC अगर वो अवेल किया है तो वहाँ पे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं, आ जाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जेनी इंजीनियर वो मोल्ड डिलीवर किया है डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर, वो मोल्ड डिलीवर किया है डायरेक्टली टू ए जॉब वर्कर फ्रॉम द सप्लायर फॉर मेकिंग सर्टेन प्रिसीजन पार्ट्स ऑफ यूज इन द फैक्ट्री ऑफ जेनी इंजीनियर्स। तो यहाँ पे वो मेनली जेनी इंजीनियर्स वो मोल्ड यहाँ पे डिलीवर किया है डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास फ्रॉम द सप्लायर से, वो डायरेक्टली यहाँ पे डिलीवर किया है और जॉब वर्कर के लिए कुछ प्रिसीजन पार्ट्स में वो उसमें उसको बनाने के लिए। ठीक है, एंड उसको वो फैक्ट्री में यूज करेगा। उसके बाद है आज पर एग्रीमेंट द मोल्ड वाज टू बी रिमेन विद द जॉब वर्कर आज लॉन्ग आज वर्क वाज बीइंग सेंट टू हिम। तो यहाँ पे वो जो मोल्ड रहेगा जॉब वर्कर के पास जब तक काम चलेगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 4 ईयर एक डिपार्टमेंटल ऑडिट टीम विजिट करते हैं जॉब वर्कर एंड वहाँ पे नोटिस करते हैं कि जो भी मोल्ड एंड ट्रेस इट टू दी जेनी इंजीनियर। तो यहाँ पे 4 साल के बाद डिपार्टमेंटल ऑडिट जब होता है तो वहाँ पे जब विजिट करते हैं जॉब वर्कर के प्लेस, तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ मोल्ड है जो कि ट्रेस करते हैं कि ये जेनी इंजीनियर का है एंड GST वाज डिमांडेड फ्रॉम द जेनी इंजीनियर। तो यहाँ पे GST भी वो डिमांड की है जेनी इंजीनियर से। ठीक है, फॉर टेकिंग ITC विदाउट रिसीविंग द मोल्ड एंड फॉर मोर फॉर नॉट ब्रिंगिंग द मोल्ड बैक आफ्टर 3 ईयर्स फॉर डिलीवरी टू द जॉब वर्कर। तो यहाँ पे ये मेनली GST डिमांड कर रहे हैं कि जो भी वो ITC लिया है विदाउट रिसीविंग मोल्ड, जो भी टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे वो रिसीव नहीं करा है, तो इसलिए यहाँ पे वो ITC जो भी क्लेम किया था उसके लिए GST वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 3 ईयर हो गया अभी तक वो रिटर्न बैक नहीं किए। हाउ शुड दे रेस्पॉन्ड टू दिस, कैसे वो रेस्पॉन्ड करेंगे। तो वहाँ पे है कि मेनली प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास मेनली सेंड कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे कैपिटल गुड्स इनपुट वो सेंड कर सकता है। ठीक है, एंड वहाँ पे रिटर्न बैक करना पड़ेगा 1 साल या 3 साल। एंड ये जो रिटर्न बैक कहाँ से काउंट करेंगे, अगर वो प्रिंसिपल अगर सेंड करता है जो भी जॉब वर्कर के पास, तो वहाँ पे प्रिंसिपल जिस दिन सेंड करता है उस पीरियड से हम काउंट करेंगे। अगर वो सप्लायर से डायरेक्टली सेंड कराता है प्रिंसिपल, तो वहाँ पे जिस दिन रिसीव करेगा जॉब वर्कर उस दिन से 3 साल 1 साल काउंट होगा। बट यहाँ पे ये जो पीरियड है ना, ये 1 साल 3 साल वो नहीं लगेगा इन केस ऑफ मोल्ड डाइज जिक्सचर फिक्सर, तो वहाँ पे वो नहीं लगेगा। ये जो आपका 1 ईयर 3 ईयर का टाइम पीरियड नहीं लगेगा, जितना पीरियड हो उतना पीरियड अगर रहेगा किसके पास, या आपका जॉब वर्कर के पास, तो भी वहाँ पे ये वाला प्रोविजन जो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा 1 ईयर 3 ईयर वाला, तो वहाँ पे वो अवेल कर पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एंड यहाँ पे जॉब वर्कर के पास जो भी मोल्ड एंड डाइज सेंड किया है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसको, ये जो जेनी इंजीनियर को कोई भी
टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो भी वो आईटी से लिया है वो करेक्टली लिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? तो यहाँ पे दिया है कि सुदामा इंडस्ट्रीज वो एक रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है एंड वो मैन्युफैक्चर कर रहा है प्लास्टिक पाइप्स फॉर अदर सप्लायर्स ऑन जॉब वर्क बेसिस। तो यहाँ पे ये मेनली प्लास्टिक पाइप्स मेनली सप्लाई कर रहा है अदर जॉब वर्कर के, जो भी जॉब वर्क बेसिस में अदर सप्लायर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सुदामा इंडस्ट्रीज है, ठीक है, एंड वो जम्मू कश्मीर में रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद है ऑन 10 जनवरी प्लास्टो मैन्युफैक्चरर वो रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में एंड वो सेंड कर रहा है 4 लाख का प्लास्टिक एंड मोल्ड 50,000 का फ्री ऑफ कॉस्ट टू सुदामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू मेक प्लास्टिक पाइप्स। तो यहाँ पे जो भी प्लास्टो मैन्युफैक्चरर है वो मेनली प्लास्टो मैन्युफैक्चरर है, ये मेनली हिमाचल प्रदेश का है एंड वो सेंड कर रहा है जॉब वर्कर के लिए, ये जो जॉब वर्क में ये सेंड कर रहा है सुदामा इंडस्ट्रीज के पास 4 लाख का वो प्लास्टिक सप्लाई कर रहा है एंड यहाँ पे 50,000 का मोल्ड सप्लाई कर रहा है। कब सप्लाई कर रहा है? तो वहाँ पे वो सप्लाई कर रहा है 10th जनवरी, ठीक है, 10th जनवरी में वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सुदामा इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज ओन मटेरियल उसमें यूज कर रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ लैमिनेशन मटेरियल फॉर कोटिंग द पाइप्स वर्थिंग 1 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स। तो यहाँ पे सुदामा इंडस्ट्रीज जो भी जॉब वर्कर है तो वो उसमें भी उसका ओन मटेरियल 1 लाख का यूज़ कर रहा है, स्पेशल लैमिनेशन वाला मटेरियल यूज़ कर रहा है जॉब वर्क प्रोसेस में। उसके बाद इट रेज एन इन्वॉइस 2 लाख, यहाँ पे वो रेज करा इन्वॉइस आज जॉब चार्जेस फॉर मेकिंग पाइप्स एंड रिटर्न द मैन्युफैक्चर पाइप्स थ्रू डिलीवरी चालान टू प्लास्टो मैन्युफैक्चरर ऑन 20 अक्टूबर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद वो काम करने के बाद 2 लाख का यहाँ पे जॉब चार्जेस चार्ज करा है एंड वो रिटर्न कर देता है, जो भी प्लास्टो मैन्युफैक्चरर प्रिंसिपल के पास रिटर्न कर देता है एंड 20 अक्टूबर सेम फाइनेंशियल ईयर में वो रिटर्न कर देता है, मीन्स 1 साल के अंदर रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे प्लास्टो मैन्युफैक्चरर वो मेनली आई से कर पाएगा, अवेल कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी का प्लास्टिक पाइप आज was made for plasto manufacturer was made by Sudama Industries from its own raw metal and sold to solid pipe register in Jammu and Kashmir for 7.5 लाख ऑन 20 अक्टूबर। उसके बाद ये जो सुदामा इंडस्ट्रीज है ये क्या कर रहा है, ये जो सुदामा इंडस्ट्रीज ये सेम जो भी क्वालिटी एंड क्वांटिटी का मटेरियल वो बना रहा है एंड उसके बाद उसका जो भी मटेरियल वो खुद यूज कर रहा है, सब कुछ वो यूज कर रहा है। उसके बाद वो उसको सप्लाई कर रहा है सॉलिड पाइप्स को वो सप्लाई कर रहा है एंड सॉलिड पाइप काम से है ये जम्मू एंड कश्मीर में है एंड ये तो आपका सुदामा इंडस्ट्रीज ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है एंड ये यहाँ पे 7.5 लाख में सप्लाई कर रहा है, ठीक है। एंड उसका जो भी मटेरियल सब कुछ वो यूज कर रहा है सुदामा इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे पहला सिचुएशन में सुदामा इंडस्ट्रीज वो काम कर रहा है एज ए जॉब वर्कर, बट सेकंड सिचुएशन में सुदामा इंडस्ट्रीज आज ए सप्लायर वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं क्या पूछा है। एग्जामिन द सिनेरियो एंड ऑफर योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग इशूज विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू द जॉब वर्क अंडर जीएसटी लॉ। तो आप बताइए फॉलोइंग इशूज। Is there any difference between manufacturer of plastic pipes by Sudama Industries Limited for plasto manufacturer and for solid pipes? तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है क्या? यहाँ पे जो भी सुदामा इंडस्ट्रीज ये मेनली प्लास्टो मैन्युफैक्चरर के लिए जो भी काम कर रहा है एंड यहाँ पे वो खुद के लिए जो भी काम करके वो सॉलिड पाइप को जो भी सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है क्या? तो पहला सिचुएशन है ये जो जॉब वर्क के टाइम, तो यहाँ पे मेनली हम शेड्यूल नंबर 2 पढ़े थे, अगर जॉब वर्कर में कोई भी काम करेगा तो वहाँ पे हम मानेंगे उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो ये जो पहला सिचुएशन में उसको सर्विसेज मानेंगे, बट सेकंड सिचुएशन में ये मेनली उसका खुद मटेरियल यूज करके एंड वो सप्लाई कर रहा है प्लास्टिक पाइप्स, जो कि हम बोलेंगे यहाँ पे गुड्स, ठीक है। तो पहला सिचुएशन में सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेकंड सिचुएशन में सप्लाई ऑफ गुड्स, डिफरेंस यही है, ठीक है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा कैसे? आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही होना चाहिए। क्लास में अच्छे से एग्जाम्पल देकर टीचर लोग नहीं समझाते हैं तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कैसे आप वहाँ पे सिक्योर कैसे करोगे एग्जामिशन या 80+? आप जो भी है क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पहले सही से स्ट्रांग बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर चुटकी में हो जाएगा। तो इसीलिए हम तो पहले आपका रिविजन क्लास लगाए हुए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सही से कर पाएंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको पता है कि हाँ हमारा हो गया है सब प्रोविजन, हम डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक से कर लेंगे, बट वो प्रोविजन में जो भी गलती है वो कभी भी सुधारेंगे नहीं है। अगर नहीं सुधारेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन तो रट्टा हो जाएगा, बट एग्जाम में जब कुछ नया पॉइंट अगर डाल देगा तो वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा, टाइम सब चला जाएगा। तो इसलिए हम पहले रिविजन कराते हैं, जिससे जो भी प्रोविजन अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा, उसके बाद वो अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चन कर पाएंगे सॉल्व। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक बार पढ़े होंगे उसको पूरा रट्टा लगा लेंगे एंड बोलेंगे कि हमारा पूरा हो गया है प्रोविजन, अभी हमको क्वेश्चन ओनली सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए बट प्रोविजन भी क्लैरिटी होना चाहिए। Whether Sudama Industries can use its own material even when it is manufacturing the plastic pipes on job work basis? तो यहाँ पे सुदामा यहाँ पे खुद का मटेरियल यूज कर सकता है क्या? ओब्वियसली एक क्लैरिफिकेशन आया था जहाँ पे सुदामा जो भी जॉब वर्कर वो जो भी जॉब वर्क का प्रोसेस में खुद का कुछ मटेरियल यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद whether sending the plastics and mold
टू सुदामा इंडस्ट्रीज बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चरर इज ए सप्लाई एंड टैक्सेबल इनवॉइस नीड्स टू बी इशूड। तो यहाँ पे जो भी सेंड किया है, जो भी सेंड किया है यहाँ पे 4 लाख का प्लास्टिक यहाँ पे वो सप्लाई किया है एंड 50,000 का मोल्ड सप्लाई किया है। तो यहाँ पे ये टैक्सेबल सप्लाई क्या नहीं है, क्योंकि प्लास्टो मैन्युफैक्चरर ये जॉब वर्कर के पास सेंड कर सकता है, तो वहाँ पे सप्लाई नहीं होगा। अगर वो रिटर्न नहीं कर पाता है, ठीक है, गुड्स के टाइम मीन्स इनपुट के टाइम 1 ईयर एंड आपका जो कैपिटल गुड्स के टाइम 3 ईयर के अंदर अगर वो रिटर्न नहीं करते हैं तो वहाँ पे सप्लाई बनेगा। बट अभी के लिए जब वो सप्लाई कर रहा है मीन्स नॉर्मली अगर सेंड कर रहा है तो वहाँ पे तो कोई भी सप्लाई नहीं है एंड ये मोल्ड के टाइम तो कोई भी यहाँ पे टाइम पीरियड ही नहीं है, तो वहाँ पे सप्लाई ही नहीं मानेंगे कभी भी। तो इसलिए यहाँ पे जब वो सप्लाई कर रहा है तो उस टाइम में कोई भी सप्लाई नहीं मानेंगे, मीन्स जो भी सेंड करे तो वहाँ पे सप्लाई नहीं होगा। अगर सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पे टैक्स इन्वॉइस का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, वो वहाँ पे एक डिलीवरी चालान के थ्रू सप्लाई कर सकता है, प्लस उसके साथ यूए बिल उसको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है, यूए बिल भी उसको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये 2 डॉक्यूमेंट के साथ उसको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है वेदर सुदामा इंडस्ट्रीज शुड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्लास्टिक एंड मोल्ड सप्लाइड बाय प्लास्टो मैन्युफैक्चरर इन इट्स जॉब चार्जेस। तो यहाँ पे सुदामा वो इंडस्ट्रीज वो जो भी जॉब वर्कर वो इंक्लूड करेगा क्या, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया है 4 लाख का प्लास्टो पाइप है एंड दूसरा है 50,000 का जो भी आपका यहाँ पे मोल्ड जो भी सप्लाई किया था, तो वो जॉब चार्जेस में इंक्लूड करेगा क्या, नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मली सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में देखे थे, अगर कोई भी सप्लायर्स का ऑब्लिगेशन है बट रेसिपिएंट अगर दे देता है तो वहाँ पे हम वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। बट यहाँ पे तो ये सप्लायर्स का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ये सप्लायर मेनली सेंड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यहाँ पे तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में आ रहा है, तो जॉब चार्जेस में क्यों इंक्लूड करेगा। जॉब चार्जेस में जो भी उसका जॉब के लिए जो भी चार्ज कर रहा है प्लस अगर कोई मटेरियल यूज किया है तो उसके लिए वो चार्ज कर सकता है। बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो सप्लाई कर रहा है कौन, यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल सप्लाई कर रहा है, तो उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसको चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन था बट हम इजी से आपको पूरा समझा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को आ जाइए, यहाँ पे दिया कि आलोक प्राइवेट लिमिटेड वो रजिस्टर मैन्युफैक्चरर है एंड वो सेंड कर रहा है स्टील कैबिनेट्स, वो 50 लाख का वो स्टील कैबिनेट सेंड कर रहा है ऑर्डर है डिलीवरी चालान टू मेसर्स फ्रेम टूल्स, एक रजिस्टर जॉब वर्कर के पास, और जॉब वर्क ऑन 28 जनवरी में वो सप्लाई कर रहा है। उसके बाद स्कोप ऑफ जॉब वर्क इंक्लूडेड माउंटिंग द स्टील कैबिनेट ऑन ए मेटल फ्रेम एंड सेंडिंग द माउंटेड पैनल बैक टू आलोक प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे जॉब वर्कर का काम क्या है, वो है कि एक माउंटिंग करेगा स्टील कैबिनेट किसके ऊपर, एक मेटल फ्रेम के ऊपर स्टील कैबिनेट उसमें माउंट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो सेंड कर देगा जो भी प्रिंसिपल के पास, आलोक प्राइवेट लिमिटेड के पास। उसके बाद द मेटल फ्रेम इज टू बी सप्लाइड बाय मेसर्स फ्रेम टूल्स, उसके बाद जो भी मेटल फ्रेम होगा तो वो सप्लाई करेगा फ्रेम टूल्स जो भी जॉब वर्कर है, ठीक है। बट यहाँ पे स्टील का कैबिनेट वो ओनली सप्लाई करेगा आलोक प्राइवेट लिमिटेड, बट मेटल जो भी फ्रेम है वो सप्लाई करेगा जो भी जॉब वर्कर है, ठीक है, वो सप्लाई कर सकता है, मटेरियल यूज कर सकता है। उसके बाद मेसर्स फ्रेम टूल हैज एग्रीड टू बी ए कंसिडरेशन 5 लाख फॉर द एंटायर माउंटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ मेटल फ्रेम। तो यहाँ पे ये टोटल जॉब वर्कर चार्ज कर रहा है 5 लाख, तो 5 लाख टोटल चार्ज कर रहा है, तो 5 लाख ये जो चार्ज कर रहा है तो वो होगा जॉब चार्जेस का, जो भी 5 लाख है तो वो तो टैक्सेबल हो जाएगा जॉब वर्कर के हाथ में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माउंटिंग एक्टिविटी मेटल वेस्ट इज जनरेटेड विच इज सोल्ड बाय मेसर्स फ्रेम टूल्स फॉर 45,000। तो यहाँ पे माउंटिंग जो भी एक्टिविटी में वहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है 45,000 का, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करता है मेसर्स फ्रेम टूल्स उसको सेंड कर रहा है स्टील कैबिनेट माउंटेड ऑन द मेटल फ्रेम टू आलोक प्राइवेट लिमिटेड ऑन 3 दिसंबर इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो 45,000 ये मेनली सेंड कर रहा है, सोल्ड कर देता है, ठीक है, सोल्ड कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो भी फ्रेम टूल्स वो रजिस्टर पर्सन है तो वहाँ पे वो यहाँ पे सोल्ड कर सकता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ये जो 50 लाख है, ये 50 लाख तो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये रिटर्न कर देता है सेम ईयर में, रिटर्न कर देता है 3 दिसंबर में, तो इसलिए ये तो सप्लाई नहीं होगा, आलोक प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में ये सप्लाई नहीं होगा। बाकी बचा यहाँ पे जो 5 लाख का चार्ज करा है जॉब चार्जेस, ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ये जो 45,000 का यहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है तो उसको वो सेल करा है, मीन्स ये रजिस्टर पर्सन है तो सेल कर सकता है, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जॉब वर्कर के हाथ में एक 5 लाख टैक्सेबल होगा, दूसरा 45,000 टैक्सेबल हो जाएगा एंड यहाँ पे प्रिंसिपल के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद आज जीएसटी रेट ऑफ मेटल फ्रेम है 28%, ये नहीं चाहिए, मेटल वेस्ट है 12% एंड स्टैंडर्ड रेट फॉर सर्विसेज है 18%। तो हमको चाहिए मेटल वेस्ट का 12% चाहिए एंड 18% जो भी जॉब वर्कर के चार्जेस के ऊपर लगेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मेसर्स फ्रेम टूल, ऑल्सो गिव रीजन फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द वैल्यू ऑफ कैबिनेट इन द जॉब वर्कर फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। आपको रीजन बताना पड़ेगा, तो रीजन तो बता चुके हैं। तो पहले 5 लाख के ऊपर लग जाएगा, 5 लाख जो भी जॉब चार्जेस है उसके ऊपर लग जाएगा कितना आपका 18% लग जाएगा, ठीक है। 18% हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, तो यहाँ पे 90,000 यहाँ पे लग जाएगा आपका, किसके लिए, ये जो जॉब चार्जेस के लिए। उसके बाद 45,000 जो है उसके ऊपर 12% लग जाएगा आपका मेटल वेस्ट के ऊपर, ठीक है, 12%। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 45,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 5,400, 5,400। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 95,400 यहाँ पे जॉब वर्कर को, जो कि मेसर्स फ्रेम टूल्स को
टैक्स देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आलो प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सब आएगा जिसको हम इजी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इजी से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि वेदी मैन्युफैक्चरर एक रजिस्टर्ड पर्सन है एंड वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि उसके सप्लायर को टू सेंड द कैपिटल गुड्स डायरेक्टली टू राजेश एंटरप्राइजेस हु इज ए जॉब वर्कर आउटसाइड इट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर कैरिंग आउट सर्टेन ऑपरेशन ऑन द गुड्स। तो यहाँ पे बेदी मैन्युफैक्चरर है एंड वो उसका जो भी सप्लायर को बोल रहा है, तो इसका सप्लायर को बोल रहा है कि आप डायरेक्टली सप्लाई कर दीजिए राजेश एंटरप्राइजेस जो कि है जॉब वर्कर के पास सेंड कर दीजिए, ठीक है, जॉब वर्कर के पास सेंड कर दीजिए डायरेक्टली, ठीक है। एंड कुछ टाइम पीरियड दिया है क्या? नहीं। उसके बाद दी गुड्स वेयर सेंड बाय द सप्लायर 10 अप्रैल में सेंड कर रहा है बट रिसीव कर रहा है 15 अप्रैल। तो हमको चाहिए जिस दिन रिसीव करेगा जो कि 15 अप्रैल हमको चाहिए, 15 अप्रैल चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्टली सेंड होगा तो वहाँ पे जिस दिन रिसीव करेगा तो वहाँ पे हम यहाँ पे ये है मेनली कैपिटल गुड्स है तो 3 साल हम वहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद राजेश एंटरप्राइजेस वो कैरिड आउट द जॉब वर्क कर रहा है बट डिड नॉट रिटर्न द कैपिटल गुड्स टू देयर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कैरिड आउट कर रहा है जॉब वर्क बट रिटर्न नहीं कर रहा है प्रिंसिपल के पास, बेदी मैन्युफैक्चरर के पास। डिस्कस वेदर बेदी मैन्युफैक्चरर वो एलिजिबल होगा क्या रिटर्न करने के लिए आईटीसी जो भी अवेल किया था ऑन द कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे वो रिटर्न करने के लिए एलिजिबल होगा क्या? नहीं, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। बट यहाँ पे वो रिटर्न नहीं किया है अभी तक। अगर रिटर्न नहीं किया है तो यहाँ पे ये जो आईटीसी क्लेम किया था बेदी मैन्युफैक्चरर तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट एक्शन अंडर जीएसटी एक्ट क्या होगा टेकन बाय बेदी मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ बेदी मैन्युफैक्चरर वो उसको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा जो भी आईटी से लिया था, ठीक है। उसके बाद व्हाट वुड योर आंसर इफ दी प्लेस ऑफ कैपिटल गुड्स अगर वो जिक्स फिक्सचर अगर हो जाएगा तो वहाँ पे सप्लाइड जॉब वर्कर एंड द सेम हैज नॉट रिटर्न टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर जिक्स फिक्सचर अगर हो जाएगा कैपिटल गुड्स की जगह तो वहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं चाहिए, तो यहाँ पे वो आईटी से रिटर्न कर पाएगा, ठीक है, आईटी से रिटर्न कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसको चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि आशा लिमिटेड वो सप्लाइज रॉ मेटेरियल टू ए जॉब वर्कर करीना लिमिटेड को वो सप्लाई कर रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब वर्क फिनिश प्रोडक्ट 5000 पैकेट वो रिटर्न कर रहा है टू आशा लिमिटेड जो कि ये करीना लिमिटेड वो सप्लाई कर रहा है आशा लिमिटेड के पास। पुटिंग द रिटेल सेल प्राइस उसमें पुट कर रहा है रिटेल सेल प्राइस 20 रुपीज़ ऑन ईच पैकेट, वो मेनली पुट कर रहा है जो भी जॉब वर्कर का काम है। उसके बाद प्रोडक्ट इन द पैकेट इज कवर्ड अंडर एमआरपी प्रोविजन। तो यहाँ प्रोडक्ट में जो भी पैकेट है वो कवर हो रहा है अंडर एमआरपी प्रोविजन। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ करीना अंडर जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। करीना के हाथ में क्या होगा? करीना मीन्स यहाँ पे जॉब वर्कर के हाथ में क्या होगा? जॉब वर्कर के हाथ में क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन किए थे? नहीं किए होंगे, ओनली आप नॉर्मल वाला क्वेश्चन किए होंगे। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ सकता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर दे दिया है, वैल्यू भी दे दिया है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल जो भी सप्लाई करता है कौन? प्रिंसिपल टू दी, यहाँ प्रिंसिपल आशा लिमिटेड सप्लाई कर रहा है करीना लिमिटेड के पास। तो वो तो नहीं जाएगा क्योंकि हम जब जॉब वर्कर के पास कुछ भी सप्लाई करते हैं तो वो तो जॉब वर्कर का जो भी टर्नओवर में नहीं जाएगा या प्रिंसिपल का टर्नओवर में नहीं जाएगा। अगर वहाँ पे वो रिटर्न कर नहीं करता है जो भी टाइम लिमिट के अंदर तो वहाँ पे प्रिंसिपल के हाथ में टैक्सेबल होगा। बट यहाँ पे हम ओनली करीना लिमिटेड के हाथ में देखते हैं तो यहाँ पे ये टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है जॉब वर्कर चार्जेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो जॉब वर्कर का जो भी चार्जेस है वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। जॉब वर्कर का चार्जेस वो आ जाएगा इसमें 10,000 वो आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू में आ जाएगा। उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर सेंडिंग रॉ मेटेरियल टू द जॉब वर्कर। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं जाएगा क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल में भी आ जाएगा, तो इसलिए ये वैल्यू में नहीं जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू में। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर रिटर्निंग द फिनिश पैकेट टू आशा। तो ये तो ऐड हो जाएगा क्योंकि वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 10,000 है प्लस यहाँ पे 4,500 है, तो ये ऐड हो जाएगा वैल्यू में क्योंकि ये एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद आशा लिमिटेड वो पेड कर रहा है सर्टेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फीस टू रीना लिमिटेड सो दैट करीना लिमिटेड कैन यूज दी सेट टेक्नोलॉजी इन द गिवन जॉब वर्क ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो आशा लिमिटेड है प्रिंसिपल वो पेमेंट कर रहा है रीना लिमिटेड को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए। एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होगा? जॉब वर्क में यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पे वो वैल्यू का पार्ट बन जाएगा 22,500, ठीक है, 22,500 है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे ये आ जाएगा आपका 14,500 22,500, तो टोटल 37,000 आ जाएगा, ठीक है, 37,000 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू कितना है? तो वैल्यू 35,000, तो 35,000 नहीं होगा 37,000। एंड यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, ओनली यहाँ पे जो भी उसका एमआरपी के बारे में दिया है, जो भी एमआरपी, तो उसके बाद कोई भी डिस्काउंट का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आप इग्नोर करिए, ये डिस्काउंट को इग्नोर करिए। ओनली आप यहाँ पे वैल्यू ले लीजिए 37,000, ठीक है, 37,000 ले लीजिए वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि यहाँ पे मिस्टर नकुल एक मैन्युफैक्चरर ऑफ पेस्टिसाइड्स रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ एंड वो प्रोवाइड कर रहा है यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द जीएसटी पेड बाय हिम इन द मंथ ऑफ जनवरी में जो भी जीएसटी पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर अमाउंट क्या पूछा है, कंप्यूट द क्वांटम ऑफ आईटीसी कितना अवेलेबल हो जाएगा नकुल को फॉर द गिवन मंथ, एड्रेसिंग रिटेल नोट जो भी ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम आपको बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा एंड ट्रीटमेंट बताना पड़ेगा। तो पहला है जीएसटी ऑन मशीनरी
परचेज एंड सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर। तो यहाँ पे तो वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जॉब वर्कर के पास जो भी सेंड करेंगे तो वहाँ पे स्टार्टिंग में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है जीएसटी ऑन कार परचेज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस पर्पज। तो बिजनेस पर्पज के लिए है, ठीक है चलेगा, बट कार के ऊपर जीएसटी के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है, क्योंकि वो ब्लॉक क्रेडिट में आ जाता है कार, ठीक है। उसके बाद है जीएसटी ऑन रॉ मेटेरियल परचेज गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट एंड 25% ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इन फरवरी। तो हमको चाहिए जनवरी मंथ, बट वहाँ पे अभी तक पूरा 100% रिसीव नहीं हुआ है। जब प्लस 25% जब फरवरी मंथ में रिसीव होगा तो वहाँ पे वो आईटीसी मिल जाएगा, बट यहाँ पे वो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट लॉट जब रिसीव होगा तो वहाँ पे आईटीसी मिलेगा। उसके बाद जीएसटी ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द फैक्ट्री है, प्रोवाइडिंग दिस इज एन ऑप्शनल एंड मिस्टर नकुल हैज टेकन आउट ऑफ दिस मेजर टू इम्प्रूव द रिलेशन विद द लेबरर। तो यहाँ पे ये मेनली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे कोई भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो टोटल मिलेगा 1,20,000 का टोटल आईटीसी मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि यहाँ पे ऑक्टा मैन्युफैक्चरर है एंड वो जालंधर में है एंड वो रजिस्टर्ड सप्लायर है एंड वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है उसका सप्लायर को डावसन लिमिटेड को टू सेंड ए सीएनसी मशीन डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर। तो यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक सीएनसी मशीन डायरेक्टली जॉब वर्कर के पास सेंड करने के लिए, जो कि जे एंटरप्राइजेस है जॉब वर्कर, ठीक है, आउटसाइड इट्स फैक्ट्री टू कैरी करने के लिए जॉब वर्क और क्या टू कैरी आउट सर्टेन ऑपरेशन ऑन द गुड्स कैरी आउट करने के लिए। उसका सीएनसी मशीन सेंड कर रहा है सप्लायर 7 मार्च में, बट रिसीव कर रहा है जॉब वर्कर 10 मार्च। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेंड करें तो 10 मार्च हम देखेंगे, 3 साल यहाँ से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जे एंटरप्राइजेस कैरिड आउट द जॉब वर्क एंड रिटर्न द सीएनसी मशीन टू द प्रिंसिपल ऑक्टा मैन्युफैक्चरर ऑन 1 मार्च 2024। तो यहाँ पे ये मेनली रिसीव कर रहा है यहाँ पे 10 मार्च 2021, ठीक है, एंड रिसीव बैक कर रहा है 1 मार्च 2024। तो 1 मार्च 24 है, तो यहाँ पे अगर देखें ये 3 साल के अंदर है, ठीक है, 3 साल के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पे वो आईटीसी क्लेम जो भी किया था वो रिटर्न कर पाएगा, कोई भी यहाँ पे रिवर्सल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्टा मैन्युफैक्चरर वो रिटर्न कर पाएगा क्या, जो भी आईटीसी अवेल किया था सीएनसी मशीन के ऊपर, यस वो यहाँ पे रिटर्न कर पाएगा। उसके बाद वुड योर आंसर भी सेम, आपका आंसर सेम होगा क्या, अगर इन प्लेस ऑफ सीएनसी मशीन अगर जिक्स या फिक्सचर होगा सप्लाई टू द जॉब वर्कर व्हिच आर रिटर्न टू द प्रिंसिपल 1 मार्च 2024 में अगर रिटर्न होगा, तो यहाँ पे रिटर्न भी नहीं करेगा तो भी चलेगा, जिक्स फिक्सर अगर होगा तो वहाँ पे आराम से वो आईटीसी क्लेम कर पाएगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे रिटर्न का जो भी दिक्कत नहीं होगा वो रिटर्न कर पाएगा एंड यहाँ पे भी रिटर्न कर पाएगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा बट रिटर्न कर पाएगा। तो चलो यहाँ पे ये जॉब वर्क चैप्टर खत्म हो जाता है। उसको चलो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर शुरू कर देते हैं, ठीक है, असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि एबीसी लिमिटेड एक सप्लायर है एंड वो मेडिकल इक्विपमेंट वेरियस हॉस्पिटल को सप्लाई कर रहा है। व्हाइल सप्लाइंग द इक्विपमेंट एबीसी लिमिटेड इज नॉट श्योर अबाउट द रेट ऑफ आईजीएसटी एप्लीकेबल। तो जब वो मेनली इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था उसको पता नहीं था कि रेट क्या लगेगा, आईजीएसटी का रेट ऑन सच सप्लाई दैट इज 18% और 28% लगेगा, तो वहाँ पे डाउट था। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस एबीसी लिमिटेड, तो यहाँ पे आपको एडवाइस देना पड़ेगा। एडवाइस क्या देंगे, तो सेक्शन नंबर 60 में उसको प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको प्रोविजनल असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, एंड वहाँ पे पहले तो वो 18% वहाँ पे परमिशन लेकर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड उसके बाद वो सबमिशन करेगा 18% के ऊपर, वो 18% के ऊपर सबमिशन करेगा बॉन्ड एंड सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू द फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट जब होगा वो कंडीशन रहेगा, बट उसको एक सिक्योरिटी बॉन्ड फाइल करना पड़ेगा 18% का टैक्स के ऊपर, ठीक है। जब फाइनलाइजेशन होगा असेसमेंट तो वहाँ पे देखना पड़ेगा जो भी डिफरेंशियल अमाउंट है, अगर 28% में अगर वहाँ पे टैक्स लगता है, जो भी डिफरेंशियल रेट है 18% का टैक्स देना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 18% में आता है तो वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी बॉन्ड का अमाउंट है उसके साथ सेटअप हो जाएगा, बट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है, अगर 18% लगता है जो भी पास इनिशियली फॉर सीकिंग प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है, डिफरेंशियल अमाउंट देना पड़ेगा अगर ज़्यादा टैक्स आता है, प्लस इंटरेस्ट कंपलसरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को आ जाइए। कुलभूषण एंड सन्स वो एंटर कर रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट में फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ सर्टेन टैक्सेबल गुड्स। तो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंड वो सप्लाई करने के लिए सर्टेन गुड्स में। हाउएवर सिंस इट इज अनएबल टू डिटरमाइन द गुड्स टू बी सप्लाइड, वैल्यू ऑफ गुड्स डिटरमाइन नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वो पेमेंट कैसे करेगा, तो इसलिए वो अप्लाई कर रहा है प्रोविजनल बेसिस एलॉन्ग विद द जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब कुछ वो भरकर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑन 12 जनवरी में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी वो इशू करा है ऑर्डर अलोइंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन प्रोविजनल बेसिस, इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच असेसमेंट इज अलाउड ऑन प्रोविजनल बेसिस एंड अमाउंट फॉर व्हिच द बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड सिक्योरिटी इज टू बी फर्निशेड। तो यहाँ पे 12 जनवरी में मेनली असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी वो इशू कर रहा है ऑर्डर बाय अलाउइंग द प्रोविजनल बेसिस में आप यहाँ पे वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे एंड वैल्यू क्या लेंगे जो भी हम बताएंगे जिस असेसमेंट बेसिस में, उसी असेसमेंट बेसिस में आपको वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे आपको सिक्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे फर्निश करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद कुलभूषण एंड सन वो कंप्लाई कर रहा है, जो भी दे रहे हैं वो सब कुछ बोल रहे हैं
एंड सप्लाई करा है गुड्स एक्चुअली 25 जनवरी में वो सप्लाई करा है। दे आर आफ्टर पेइंग द टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड कॉन्साइनमेंट ऑन 19 फरवरी। तो यहाँ पे ये मेनली 25 में एक्चुअली जनवरी में सप्लाई करा है, ठीक है, एंड प्रोविजनल बेसिस में टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, 19 फरवरी में टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट टू द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ CGST ऑन 21 मार्च ए टैक्स 1,80,000 बिकम्स ड्यू ऑन द कॉन्साइनमेंट। तो यहाँ पे जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आता है तो वहाँ पे आरसीसी के ऊपर ड्यू आ जाता है, 1,80,000 का ड्यू आ जाता है, ठीक है। एंड असेसमेंट ऑर्डर कब आता है? फाइनल असेसमेंट ऑर्डर 21 मार्च में आता है, ठीक है, 21 मार्च में आता है। 1,80,000 का ड्यू है तो यहाँ पे लग जाएगा 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा और क्या। उसके बाद कुलभूषण एंड सन पे कर रहा है टैक्स ड्यूज ऑन 9 अप्रैल, वो पे कर रहा है टैक्स ड्यूज। डिटरमाइन द इंटरेस्ट पेबल इफ एनी बाय कुलभूषण एंड सन्स इन द अबव केस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पेबल होगा, तो इंटरेस्ट में बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ड्यू होता है फाइनल असेसमेंट की वजह से, अगर ड्यू होता है मीन्स आरसीसी को अगर कुछ देना पड़ेगा तो वहाँ पे उसको इंटरेस्ट 18% देना पड़ेगा। कब से इंटरेस्ट देगा? जब भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कब होगा? जब वो सप्लाई कर रहा है। सप्लाई कब कर रहा है? 25 जनवरी में वो सप्लाई कर रहा है, 25 जनवरी में सप्लाई कर रहा है। उसका ड्यू डेट क्या होगा? उसका ड्यू डेट होगा 20 फरवरी होगा, 20 फरवरी होगा। तो 20 फरवरी होगा ड्यू डेट, बट पेमेंट एक्चुअली कब कर रहा है? तो पेमेंट कर रहा है एक्चुअली आपका 9 अप्रैल में वो पेमेंट कर रहा है, 9 अप्रैल में वो पेमेंट कर रहा है। ये जो पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पीरियड कितना दिन के लिए है? 20 फरवरी 8 डेज है फरवरी मंथ में, उसके बाद इसमें है मार्च में है 31, उसके बाद इसमें 9 है, तो टोटल 48 डेज के लिए उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो टोटल ड्यू है 1,80,000 है, उसके ऊपर यहाँ पे 18% लग जाएगा इंटरेस्ट। एंड यहाँ पे पीरियड क्या रहेगा? 48/365। तो यहाँ पे कितना रहेगा? कैलकुलेशन कर लीजिए, 1,80,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18%, उसके बाद 48 मल्टीप्लाई 365, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 4,261 रुपीज़, ठीक है, 4,261 रुपीज़ ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, क्लियर। उसके बाद अज्यूमिंग ऑल अदर जो भी फैक्ट रिमेनिंग सेम इफ कॉन्सिक्वेंट टू द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास, जो कि 21 मार्च में जो भी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ है, अगर टैक्स 4,20,000 बिकम्स, अगर रिफंडेबल होगा, अगर उल्टा होगा, अगर रिफंडेबल होगा ऑन द कॉन्साइनमेंट एंड रिफंड ऑफ विच इज अप्लाइड बाय कुलभूषण एंड सन्स 9 अप्रैल में वो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है। एंड टैक्स रिफंड कब हो रहा है? 5 जून में एक्चुअली रिफंड हो रहा है। डिटरमाइन द इंटरेस्ट, अगर कुछ रिसीवेबल वो तो मिलेगा क्या? इफ एनी बाय कुलभूषण एंड सन इन द गिवन केस। तो यहाँ पे अगर टैक्स ड्यूज के जगह अगर उसको रिफंड मिलता है 4,20,000 एंड वो अप्लाई कर रहा है 9 अप्रैल में, तो वहाँ पे उनको मिल रहा है 5 जून में, तो वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा क्या? इंटरेस्ट मिलता है मेनली रिफंड के ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलता है, बट वहाँ पे इंटरेस्ट कब से कब तक मिलेगा एंड कहाँ पे मिलेगा? मिलेगा इंटरेस्ट अगर यहाँ पे जिस दिन से वो अप्लाई करा है उसका 60 डेज के अंदर अगर वो नहीं देते हैं, 60 डेज के अंदर अगर वो नहीं देते हैं रिफंड, तो वहाँ पे 60 डेज जब एक्सपायरी होगा मीन्स 61 डेज से लेकर टिल द डेट ऑफ रिफंड जब एक्चुअल होगा, तो वहाँ पे 6% करके इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन दे रहा है 9 अप्रैल में, इसका 60 डेज कब होगा? तो 60 डेज के अंदर यहाँ पे 5 जून आ जाता है, 60 डेज के अंदर 5 जून आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये टाइम पीरियड में रिफंड कर दिए हैं, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाइए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जिससे आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। टीवी ट्रेडर वो ऑब्टेन कर रहा है परमिशन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट एंड सप्लाई कर रहा है 3 कॉन्साइनमेंट ऑफ फर्नीचर, 28 अप्रैल में वो सप्लाई कर रहा है। टैक्स पेमेंट ऑन प्रोविजनल बेसिस कब पेमेंट कर रहा है? 3 कॉन्साइनमेंट के लिए 20 मई में टैक्स पेमेंट कर रहा है। हमको चाहिए सप्लाई, एक्चुअली कब सप्लाई कर रहा है उसका ड्यू डेट हमको चाहिए। ड्यू डेट क्या होगा? अप्रैल के लिए होगा मे 20 होगा ड्यू डेट। ये ड्यू डेट से हमको डेली डेट ऑफ पेमेंट के लिए हमको यहाँ पे इंटरेस्ट अगर ड्यू होगा कुछ अमाउंट तो वहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंट टू द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द असिस्टेंट कमिश्नर ऑन 21 जून ए टैक्स 1,20,000 एंड 1,50,000 रिफंडेबल ऑन फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्साइनमेंट, वेयर एज 1,20,000 बिकम्स ड्यू ऑन सेकंड कॉन्साइनमेंट। तो यहाँ पे टोटल 3 कॉन्साइनमेंट था, पहला कॉन्साइनमेंट थर्ड कॉन्साइनमेंट के ऊपर यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा 1,20,000 1,50,000, बट अब सेकंड कॉन्साइनमेंट के ऊपर यहाँ पे ड्यू आ जाता है 1,20,000, ठीक है। हमको ड्यू के ऊपर इंटरेस्ट देना है 18%, रिफंड के ऊपर 6% इंटरेस्ट लाना है हमको। तो चलो उसके बाद डेवी ट्रेडर वो अप्लाई कर रहा है रिफंड के लिए, फर्स्ट एंड थर्ड कॉन्साइनमेंट के लिए रिफंड के लिए वो 12 जुलाई में अप्लाई कर रहा है एंड पे कर रहा है टैक्स ड्यूज ऑन सेकंड कॉन्साइनमेंट ऑन द सेम डेट। तो यहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है 12 जुलाई में एंड पे कर रहा है 12 जुलाई में पे कर रहा है एंड अप्लाई कर रहा है 12 जुलाई में, तो दोनों इवेंट वहीं पे कर रहा है। उसके बाद टैक्स एक्चुअली रिफंडेड कब मिल रहा है? टैक्स रिफंड मिल रहा है फर्स्ट कॉन्साइनमेंट के लिए 8 सितंबर है, थर्ड कॉन्साइनमेंट के लिए 18 सितंबर में।
कस्टमर्स ऑफ डीबी ट्रेडर वो परचेज कर रहा है कॉन्साइनमेंट, हैव नॉट टेकन आईटीसी टेकन नहीं किए। डिटरमाइन द इंटरेस्ट क्या होगा, पेबल या रिसीवेबल होगा। तो पहला देखेंगे जो ड्यू है 1,20,000, 1,20,000 का जो ड्यू है उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ड्यू के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ड्यू डेट ऑफ दी जो भी पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे ड्यू डेट है आपका May 20 है, एंड पेमेंट कब कर रहे हैं, पेमेंट कर रहा है 12 जुलाई में। तो 12 जुलाई में पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना दिन है, तो मई है, मई यहाँ पे आपका आ जाएगा 21 डेज है, उसके बाद है जून है 30 डेज, उसके बाद है यहाँ पे जुलाई 12 डेज। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, हाँ यहाँ पे 11, हाँ 53 डेज के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1,20,000 एंड यहाँ पे लग जाएगा 18% एंड यहाँ पे 53 बाय 365। तो यहाँ पे कितना दिन आ जाएगा, तो टोटल कितना इंटरेस्ट देख लेते हैं, 1,20,000 एंड यहाँ पे 18%, उसके बाद यहाँ पे 53 बाय 365। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,136 आ जाएगा, इंटरेस्ट पेबल है। एंड इंटरेस्ट रिफंडेबल देखना पड़ेगा। तो रिफंडेबल के लिए अगर जिस दिन वो एप्लीकेशन देता है 12 जुलाई में वो एप्लीकेशन देता है 12 जुलाई में, तो उसका 60 डेज के अंदर अगर रिफंड ऑर्डर आ जाता है तो वो उसका 60 डेज काउंट करते हैं 12 जुलाई से। 60 डेज कहाँ पे होगा, तो 12 जुलाई, उसके बाद जुलाई मंथ में अगर देखें ये 19 डेज है, उसके बाद जुलाई अगस्त में 30 डेज, उसके बाद आ जाएगा 30 डेज। तो ये आ जाएगा आपका जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 10 में आ रहा है 60 डेज, सितंबर 10 में 60 डेज कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सितंबर 10 के अंदर अगर वो पेमेंट कर देता है, रिफंड मिल जाता है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर वो 10 सितंबर के बाद अगर उसको रिफंड मिलता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे दो कॉन्साइनमेंट था, फर्स्ट कॉन्साइनमेंट एंड थर्ड कॉन्साइनमेंट था। फर्स्ट कॉन्साइनमेंट 8 सितंबर में रिफंड मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि 10 सितंबर से पहले है। उसके बाद सेकंड तो रिफंड नहीं मिलेगा। थर्ड के लिए देखेंगे 18 सितंबर में उसको मिल रहा है, ठीक है, 18 सितंबर के लिए उसको रिफंड मिल रहा है, जो कि 10 सितंबर के बाद है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट कितना दिन के लिए मिलेगा, ये 10 सितंबर से लेकर जो कि नेक्स्ट डे से सितंबर 18 तक जो भी पीरियड है, 18 तक जो भी पीरियड है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 8 डेज के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा। अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा 1 लाख। सेकंड कॉन्साइनमेंट है, थर्ड कॉन्साइनमेंट है 1,50,000 है, एंड यहाँ पे रहेगा रेट रहेगा 6%, एंड यहाँ पे कितना डेज रहेगा 8/365। तो यहाँ पे कितना आएगा 1,50,000 6%, उसके बाद है 8/365। तो यहाँ पे आ रहा है 197, ठीक है। तो यहाँ पे पहले रिफंड मिलेगा 197 एंड हमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3,136 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि नेक्स्ट पेज से शुरू हो जाएगा, देख लेते हैं। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 60। तो यहाँ पे ब्रीफ नोट बताइए प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में। तो प्रोविजनल असेसमेंट कब लगता है, अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन अगर वो ऑनेबल मीन्स डिटरमाइन नहीं कर सकता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या रेट ऑफ टैक्स, वैल्यू एंड रेट ऑफ टैक्स अगर वो डिटरमाइन नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे उसको अप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर के पास इन राइटिंग, उसको अप्लाई करना पड़ेगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर कौन, यहाँ पे जो भी असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर, ये मेनली क्या करेंगे, वो पास करेंगे ऑर्डर विद इन 90 डेज के अंदर वो ऑर्डर पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर वो मेनली डिटरमाइन करेगा जो भी टैक्स पेबल ऑन फाइनल डिटर्मिनेशन, जो भी डिफरेंस उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट कब होगा, पहले उसको बॉन्ड एंड सिक्योरिटी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, बॉन्ड डिपॉजिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी यहाँ पे फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी या बॉन्ड मेनली जब वो एग्जीक्यूट करता है तो वहाँ पे वो बाइंडिंग कर देता है पेमेंट ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट, वो पेमेंट करने के लिए जब फाइनल असेसमेंट में जो भी अमाउंट आएगा तो वहाँ पे वो डिफरेंशियल अमाउंट दे देगा, तो वही बाइंडिंग करता है हिमसेल्फ को, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दिया है कि रॉबर्ट एंड सन्स वो एंगेज टैक्सेबल गुड्स में है एंड वो एंटर कर रहा है इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई कॉन्साइनमेंट ऑफ सेड गुड्स। However, since it is unable to determine, तो यहाँ पे वो अनेबल हो जाता है डिटरमाइन करने के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी सप्लाइड बाय इट। वो अप्लाई कर रहा है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सच गुड्स, वो प्रोविजनल बेसिस में पेमेंट करने के लिए वो अप्लाई होता है, करता है एंड सपोर्ट कर रहा है रिक्वेस्ट में। उसके बाद ऑन 7 जनवरी में ऑर्डर अलाउ करने के लिए आ जाता है पेमेंट करने के लिए ऑन प्रोविजनल बेसिस बाय प्रॉपर ऑफिसर इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच असेसमेंट अलाउ होगा, वैल्यू बता देते हैं एंड अमाउंट जो कि बॉन्ड में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एंड सिक्योरिटी फर्निश करना पड़ेगा, सब कुछ बता देते हैं। मीन्स ऑर्डर देते हैं 7 जनवरी में ऑर्डर आता है, बट ये डेट हमको नहीं चाहिए, हमको सप्लाई डेट चाहिए। तो रॉबर्ट एंड सन्स कंप्लाई विद द सेम एंड सप्लाई कर रहा है गुड्स 29 जनवरी। ये क्वेश्चन तो हम किए थे, 29 जनवरी में एक्चुअली सप्लाई कर रहे हैं एंड पेइंग द टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड कॉन्साइनमेंट 19 फरवरी में। कॉन्सिक्वेंस टू दी फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हो रहा है, प्रॉपर ऑफिसर 18 मार्च में ऑर्डर पास कर रहा है, 1,80,000 का ड्यू है, रॉबर्ट एंड सन्स यहाँ पे पे कर रहा है 9 अप्रैल में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगा, तो इंटरेस्ट ये ड्यू डेट कब होगा, सप्लाई हो रहा है 29 जनवरी, उसके लिए ड्यू डेट रहेगा February 20 है, तो February 20 से लेकर एक्चुअल जब पेमेंट करा है 9 अप्रैल, तो यहाँ पे अगर देखें 48 डेज के लिए इंटरेस्ट लग जाएगा 1,80,000 के ऊपर
रेट रहेगा 18% एंड यहाँ पे 48 डेज रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम किए थे 48/365। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जो भी आंसर होगा यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द रिकॉर्ड्स दैट मे बी टेकन बाय ऑफिसर्स इन केस ऑफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन is not furnished for the discrepancy detected in the return file while conducting scrutiny of return under section number 61। तो यहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड्स है, क्या क्या पावर है किसके पास, ये जो प्रॉपर ऑफिसर के पास, जब कोई भी अगर डिफेक्ट होता है रिटर्न जो भी फाइल किया है, एंड वो डिफेक्ट कब पता चलता है, जब स्क्रूटिनी होता है अंडर सेक्शन नंबर 61। तो वहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स वो ले सकते हैं। पहले है ऑडिट, डिपार्टमेंटल ऑडिट या ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा है कि यहाँ पे वो सर्च सीजर इंस्पेक्शन भी लगा सकते हैं। एंड चौथा है यहाँ पे डिमांड रिकवरी लगा सकते हैं, प्रोसीजर कंडक्ट कर सकते हैं ऑडिट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, या डायरेक्ट कर सकते हैं ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, या इंस्पेक्शन सर्च सीजर लगा सकते हैं, या यहाँ पे डिमांड रिकवरी लगा सकते हैं सेक्शन नंबर 73-74 में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि वेदर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज मस्ट टू बी फॉलोड बिफोर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। यस, नेचुरल जस्टिस तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस देना पड़ेगा। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन का अगर असेसमेंट करते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अगर करेंगे, तो वहाँ पे नेचुरल जस्टिस देना पड़ेगा बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, पासिंग एनी असेसमेंट ऑर्डर अगेंस्ट एन अनरजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग इम्पोज एनी फाइनेंशियल बर्डन देने से पहले, इम्पोज करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल जस्टिस देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 63। तो यहाँ पे हम कैसे असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पे करेंगे, बाय प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 63 में। तो दो सिचुएशन में करते हैं, अगर वो लाइबल होता है पेमेंट करने के लिए टैक्सेस बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है बट वो वहाँ पे लाइबल होता है पेमेंट करने के लिए टैक्स। पहले तो लाइबल होता है बट रजिस्ट्रेशन नहीं लेता है, या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है बट लाइबल होता है। तो दो सिचुएशन में वहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कौन करेगा, प्रॉपर ऑफिसर कराएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एंड ये टाइम पीरियड क्या रहेगा, ये मैंने दिया है कौन सा सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, जो कि सेक्शन नंबर 29 में हम देख कर आए हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। इसको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नहीं लिखना पड़ेगा, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर देगा असेसमेंट जिस ईयर में वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो उस मीन्स जहाँ पे वो पेमेंट नहीं करता है, उस साल का जो भी एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट जो रहेगा, उससे 5 साल तक यहाँ पे वो असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, तो 5 साल कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न टू व्हिच नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स मेड। तो जिस ईयर में नॉन पेमेंट किया था टैक्स, उस ईयर का जो भी एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट, उससे 5 साल के अंदर यहाँ पे जो भी असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। ठीक है, एंड असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, नेचुरल जस्टिस देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, इच समरी असेसमेंट ऑर्डर टू बी नेसेसरली पास्ड अगेंस्ट द रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे समरी असेसमेंट ऑर्डर वो रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में पास हो सकता है, नहीं नेसेसरली नहीं है, अलग पर्सन के ऊपर भी यहाँ पे लग सकता है। जैसे कोई भी अगर ट्रांसपोर्टर है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में है, या अगर कोई भी वेयर हाउस में गुड्स अगर स्टोर है या वेयर हाउस है, या कोई भी पर्सन इंचार्ज है, तो वहाँ पे अगर रियल रजिस्टर्ड पर्सन अगर पता नहीं चलता है, रियल ओनर अगर पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे पर्सन इंचार्ज के ऊपर भी यहाँ पे समरी असेसमेंट ऑर्डर लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो, ऐसे नहीं है कि ओनली यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लगेगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन पता नहीं चलता है, असर्टेन नहीं हो पाएगा, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या स्टोर अगर कोई भी वेयर हाउस में है एंड रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे जो भी पर्सन इंचार्ज है, पर्सन इंचार्ज जो भी होगा, तो वहाँ पे उसके ऊपर हम असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है, असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन दी समरी असेसमेंट इन स्पेशल केसेस आज पर सेक्शन नंबर 64 ऑफ द CGFT एक्ट। आप बताइए समरी असेसमेंट कब लगेगा। तो सेक्शन नंबर 64 में समरी असेसमेंट कब लगता है, ये मेनली लगता है फॉर प्रोटेक्ट दी रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू को वो प्रोटेक्ट करने के लिए विद द परमिशन ऑफ द एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लेकर प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे लगा सकता है ये जो समरी असेसमेंट। अगर वो लेट कर देंगे ये जो असेसमेंट में, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे जो भी डिले अगर होगा तो वहाँ पे अफेक्ट करेगा रेवेन्यू ऑफ द इंटरेस्ट। अगर डिले करेंगे तो वहाँ पे अफेक्ट करेगा रेवेन्यू ऑफ द इंटरेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे ये जो समरी असेसमेंट लगा देंगे। ठीक है, समरी असेसमेंट लगा देंगे। एंड यहाँ पे समरी असेसमेंट हट जाएगा अगर जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर को, अगर जो भी ACC है वो अगर फाइल करता है, एप्लीकेशन देता है विद इन 30 डेज, जब ऑर्डर आता है उसका 30 डेज के अंदर अगर वो एप्लीकेशन देता है, या अगर वो जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर अगर ओन मोशन में उनको अगर पता चलता है ये ऑर्डर अगर पास होगा, तो वहाँ पे वो इरोनियस होगा, तो वहाँ पे ये ओनली फॉलो करेंगे प्रोसीजर, जो कि डिमांड रिकवरी का ऑर्डर प्रोसीजर जो भी होगा वो फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पे कोई भी ये असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करेंगे, समरी असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं करेंगे। उसके बाद ओनर के अलावा वहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टर है या वेयर हाउस कीपर है या स्टोर कीपर है, उसके ऊपर भी यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर चला सकते हैं। मीन्स पर्सन इंचार्ज के ऊपर भी यहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर चला सकते हैं, अगर यहाँ पे रियल जो भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर पता नहीं चलता है। ठीक है, पता नहीं चलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि यहाँ पे
एक्सप्लेन इन व्हाट केसेस असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर में बी विड्रॉन। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर जब प्रॉपर ऑफिसर पास करता है तो वो विड्रॉन हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है दो सिचुएशन में, पहला है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न एंड दूसरा है समरी असेसमेंट के सिचुएशन में ये मेनली विड्रॉ हो सकता है। पहला है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर रिटर्न में, तो वहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जब प्रॉपर ऑफिसर पास करता है तो वहाँ पे अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है वैलिड रिटर्न 30 डेज के अंदर अगर वो फाइल कर देगा तो वहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिकल, बट उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो विड्रॉ हो जाएगा बट उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसका बाद समरी असेसमेंट तो पता है, अगर आप जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को आप 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर या जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ओन मोशन अगर उनको लगता है कि ये इरोनियस ऑर्डर बन जाएगा तो वहाँ पे वो विड्रॉ करा सकता है ये जो समरी असेसमेंट ऑर्डर, एंड वहाँ पे वो सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि डिमांड रिकवरी का सेक्शन नंबर 73 74 फॉलो करा सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे क्या दिया है, पृथ्वीराज लिमिटेड वो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी उत्तर प्रदेश में है एंड उसके पास एक सर्व नोटिस कर रहा है फॉर ऑडिट के लिए बाय टैक्स अथॉरिटी। 10 जुलाई में वो ऑडिट के लिए अथॉरिटी नोटिस दे रहा है एंड रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट वो मेनली सॉर्ट हो रहा है टैक्स अथॉरिटी को कब अवेलेबल करा रहे हैं 25 जुलाई में, एंड टैक्स अथॉरिटी एक्चुअली विजिट करता है ऑफिस ऑफ पृथ्वीराज लोकेटेड इन नोएडा उत्तर प्रदेश 8 अगस्त में फॉर ऑडिट के लिए वो चाहता है। तो यहाँ पे टाइम लिमिट क्या रहेगा, कब तक ऑडिट यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑडिट मेनली 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। कहाँ से, जो भी जिस दिन वो बुक्स रिकॉर्ड सब कुछ अवेलेबल कराता है, एंड दूसरा है एक्चुअल इनिशिएशन ऑफ द ऑडिट व्हिच एवर इज लेटर, तो उस डेट से 3 मंथ के अंदर यहाँ पे ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली वो इनिशिएशन ऑफ बुक्स कब करता है, तो यहाँ पे अवेलेबल कराता है 25 जुलाई में ये एक्चुअली अवेलेबल कराता है, एंड यहाँ पे ऑडिट इनिशिएट कब हो रहा है, स्टार्ट कब हो रहा है, तो यहाँ पे ऑडिट स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त में, तो 8 अगस्त तो व्हिच एवर इज लेटर, तो लेटर मीन्स ये 8 अगस्त है, 8 अगस्त से यहाँ पे 3 मंथ के अंदर यहाँ पे ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा, 3 मंथ के अंदर यहाँ पे ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट आर प्रेस्क्राइब अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे कितना टाइप ऑफ ऑडिट प्रेस्क्राइब है जीएसटी में, तो 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट है। पहला है जो भी ऑडिट बाय डिपार्टमेंट है, उसके बाद ऑडिट बाय दी वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन का चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल ऑडिट होता है 2 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ऑडिट होगा। ठीक है, तो पहले ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो यहाँ पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट कराएंगे। उसके बाद है ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर जो कि सीजीएसटी एसजीएसटी का अगर ऑथराइज करता है तो वहाँ पे जनरल या स्पेसिफिक ऑर्डर में, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट होगा। उसके बाद स्पेशल ऑडिट, तो स्पेशल ऑडिट कब होगा, अगर कोई भी स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में अगर वहाँ पे डिपार्टमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अगर वैल्यू सही से डिक्लेयर नहीं हुआ है या क्रेडिट अगर ज़्यादा ले गया है तो वहाँ पे उसका ऑडिट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट एंड वो नॉमिनेट करेगा डिपार्टमेंट। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को आ जाइए, तो यहाँ पे दिया कि डिफरेंस बिटवीन ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी सेक्शन नंबर 65 एंड स्पेशल ऑडिट सेक्शन नंबर 66। सेक्शन नंबर 65 पे ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज एंड स्पेशल ऑडिट है सेक्शन नंबर 66 है। तो पहला है ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी सेक्शन नंबर 65 पे, तो यहाँ पे कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज जो भी करेंगे तो वहाँ पे ऑडिट कराएंगे जो भी रजिस्टर्ड पर्सन का एट सच पीरियड एट सच फ्रीक्वेंसी इन सच मैनर जो कि प्रेस्क्राइब होगा, एंड यहाँ पे ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा 3 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, एंड कमिश्नर वो एक्सटेंड करा सकता है पीरियड अप टू 6 मंथ मीन्स 3 मंथ एक्सटेंड करा सकता है। उसके बाद स्पेशल ऑडिट है, वहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट अगर एग्जामिन या ऑडिटर करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो कोई भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रहा है प्रोसीडिंग्स चल रहा है तो वहाँ पे अगर पता चलता है जो भी वो आउटपुट टैक्स या वैल्यू अगर सही से नहीं डिक्लेयर कर रहा है या आईटीसी अगर ज़्यादा क्लेम कर रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा, उसका ऑडिट कराएगा जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, एंड यहाँ पे असिस्टेंट जो भी ऑफिसर नॉट बिलो दी रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर वो ऑर्डर देगा स्पेशल ऑडिट के लिए, एंड वो अप्रूवल किससे लेगा, कमिश्नर से। ठीक है, अगर उसके ओपिनियन में अगर वैल्यू अगर सही से करेक्टली डिक्लेयर नहीं हुआ है या अगर क्रेडिट जो भी अवेल हुआ है जो कि नॉर्मल लिमिट में नहीं है तो वहाँ पे वो ऑडिट स्पेशल ऑडिट कराने के लिए बोलेगा, एंड ऑडिट का जो भी कंप्लीट करना पड़ेगा 90 डेज, फर्दर असिस्टेंट कमिश्नर एक्सटेंड करा सकता है फर्दर 90 डेज। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर। तो यहाँ पे हम आपका आज का जो भी क्लासेस खत्म करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो टाइम तो लगेगा, एंड हम ट्राई कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए हम रेगुलरली अभी अपलोड कर रहे हैं जो भी आपका क्वेश्चन आंसर का सीरीज है। आपको क्या करना है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है एंड आपको कमेंट देना है। ठीक है, अच्छा लगे या बुरा लगे या अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए एंड इसको जल्दी से निपटा दीजिए, क्योंकि अगर अभी से नहीं करेंगे एंड में अगर रख देंगे तो वहाँ पे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अभी से अगर इसको आप खत्म कर लेंगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, एंड इसको शेयर करिए फ्रेंड के साथ, नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।